आज समय के मामले में राहुल गांधी से आगे निकल गए। मोदी ने 2 घंटे और 16 मिनट से ज्यादा 2 घंटे 16 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल 2 घंटे 16 मिनट का भाषण आज दिया है। और हालांकि उस भाषण में काम की बातें न करके इधर उधर भटकाने की कोशिश ज्यादा वो करते हुए दिखे। उनकी इस कोशिश को भी विपक्ष ने एक तरह से नाकाम ही कर दिया, क्योंकि जितनी देर मोदी बोलते रहे, विपक्ष के सांसदों ने भी मणिपुर के लिए न्याय की मांग की, नीट पर चर्चा की बात की, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाए, झूठ बोले कौवा काटे के नारे लगाए, प्रधानमंत्री होश में आओ के नारे लगे, तानाशाही नहीं चलेगी कि नारे लगे। ऐसे तमाम नारे यहां सदन में लगते रहे। 10 सालों तक सदन में छाती फुलाकर बातें करने वाले नरेंद्र मोदी आज हताश, थके और परेशान नजर आए। हालांकि अपने बचाव के लिए उन्होंने राहुल गांधी के लिए बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबका अपमान करने की कोशिश यहां नरेंद्र मोदी इसी सदन में आज करते हुए नजर आए। इतिहास की बातों को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा। बाबा साहब आंबेडकर का नाम लेकर यह बताने की कोशिश की कि कांग्रेस ने उनका अपमान किया है और बीजेपी ने सम्मान किया है। हिंदू धर्म के अपमान का आरोप कांग्रेस पर लगाकर जनता को गलत संदेश देने की कोशिश भी नरेंद्र मोदी ने आज की। लेकिन मोदी की इन तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी कमजोर ही नजर आई और विपक्ष पूरे वक्त बीजेपी पर हावी दिखाई दिया। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या मोदी के कमजोर दिनों की शुरुआत हो चुकी है और कैसे आज विपक्ष के आगे नरेंद्र मोदी पस्त दिखाई दिए। आज इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि विपक्ष के आगे नरेंद्र मोदी पस्त। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भाषण में बहुत सारी बातें, अब 2 घंटा 16 मिनट का भाषण तो सुना नहीं पाऊंगा, लेकिन 1-2 अंश उसका जरूर सुनाना चाहता हूं। आइए नरेंद्र मोदी के एक अंश, एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाता हूं, लेकिन साथ साथ राहुल गांधी ने जो कल भाषण दिया था उसका भी एक हिस्सा जरूर सुनाना चाहूंगा। पहले मोदी जी को सुनिए, फिर राहुल गांधी को सुनिए। सुनिए जरा नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस पार्टी खुलेआम एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाने के लिए रोज नई नैरेटिव गढ़ रही है, नए तय अफवाहें फैला रही है। आदरणीय सभापति जी, देश के एक हिस्से के लोगों को हीन बताने की प्रवृत्ति का भी कांग्रेस के लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में भी सोची समझी चाल चल रही है। चुनाव के दौरान जो बातें की गई, राज्यों में, उनके राज्यों में जिस प्रकार से आर्थिक कदम ये उठा रहे हैं, ये वो रास्ता आर्थिक अराजकता की तरफ देश को घसीटने वाला है। उनके राज्य देश पर आर्थिक बोझ बन जाए, ये खेल जानबूझ करके खेला जा रहा है। मंचों से साफ साफ घोषणा की गई, अगर इनके मन का परिणाम नहीं आया, 4 जून को देश में आग लगा दी जाएगी, लोग इकट्ठे होंगे, अराजकता फैलाएंगे। ये अधिकृत रूप से आह्वान किए गए, ये अराजकता फैलाना इनका मकसद है। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे और दूसरी तरफ जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो से लेकर तमाम अलग अलग नारे और कई सांसद, जो विपक्षी सांसद वेल में थे, और लेकिन लगभग 2.5 घंटे तक, 2 घंटा 16 मिनट का इनका भाषण, और लगातार इस भाषण में बस एक जगह विपक्ष जो है वो रुका, और वहां रुकना भी जरूरी था। आप जानते हैं दोस्तों कि एक दुखद घटना आज घटी है और उस दुखद घटना में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और मामला हाथरस का है। वहां एक सभा चल रही थी
धार्मिक सभा और उस सभा में भगदड़ मच गई जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस की यह घटना है और यहां पर हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी, चूंकि नरेंद्र मोदी का भाषण जब शुरू हुआ उसके पहले यह घटना घट चुकी थी, खबर चारों तरफ फ्लैश हो चुकी थी, खबरें आ चुकी थी और मुझे ज्यादा उम्मीद है और आप सबको भी उम्मीद होगी कि नरेंद्र मोदी का सूचना तंत्र ज्यादा हम लोगों से ज्यादा पुख्ता है, मजबूत है और ऐसे भी डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस घटना का जिक्र बिल्कुल आखिर में नरेंद्र मोदी करते हैं। शुरुआत में उन्होंने कुछ नहीं कहा और ना ही कोई मौन धारण या नहीं कोई यहां बात रखी, लेकिन आखिर में ही सही उनको यह याद आया कि आज उनके ही प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश से वो चुन के आए हैं, वही हाथरस से इतना दुखद एक घटना सामने आई है। उस पर 2 शब्द वो पहले बोलते तो अच्छा रहता, लेकिन आखिर में बोले और विपक्षी नेता जो सदन में थे, विपक्षी दल के नेता लगातार नारेबाजी कर रहे थे, वो सब भी शांत नजर आए। तो एक यहां जो संवेदनशीलता होती है, उस संवेदनशीलता को दिखाने की कोशिश ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ चलते हुए विपक्षी दल के नेता नजर आए। मगर जैसे ही नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दूसरे अंश को यहां रखना शुरू किया, फिर विपक्षी नेता वहां शोरगुल करते हुए नजर आए और 2-3 बार ओम बिरला स्पीकर साहब ने काफी तेज डांटने डपटने की, प्रिंसिपल से भी ज्यादा हेडमास्टर बनने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन ये घटनाक्रम क्यों ऐसे बदला है? क्यों नरेंद्र मोदी आज पस्त दिखे? क्यों नरेंद्र मोदी आज परेशान दिखे? क्यों नरेंद्र मोदी का वो भाषण आज नहीं था जो भाषण अभी से पहले 2014 से 2024 के बीच वो देते आए हैं इसी सदन के अंदर और सीना ठोकते हुए नजर आए, एक अकेला सब पर भारी से लेकर बहुत सारी बातें करते हुए नजर आए। आज क्यों दबे सहमे हुए नजर आ रहे थे नरेंद्र मोदी? दरअसल यह बात ज्यादा पुरानी नहीं है, कल ही राहुल गांधी ने भाषण दिया था, उस भाषण का असर था, नेता प्रतिपक्ष के भाषण का असर साफ दिखाई दे रहा था और यह भी दिखाई दे रहा था कि इस बार सदन में नेता प्रतिपक्ष के साथ 237 सांसद हैं जो विपक्ष के हैं और उनके आगे आज नरेंद्र मोदी पहली दफा पस्त नजर आए। आइए जरा सुन लेते हैं कल अल्पसंख्यकों पर जो बातें कही थी राहुल गांधी ने, उसको सुनते हैं और क्यों अलग अलग मसले को लेकर यहां नरेंद्र मोदी सफाई देते हुए नजर आए वो भी देखेंगे। पहले इस बात को सुनिए, भाषण सुनिए राहुल गांधी का। जहां भी ये देखते हैं ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। तो चुभन यहां है क्योंकि यहां माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक, मुसलमान, सिख, जैन, बुद्धिस्ट जितने भी यहां पे हैं, सबका जिक्र यहां कर रहे हैं राहुल गांधी और उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है उसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देशभक्त हैं क्योंकि पत्थर की तरह, चट्टान की तरह ये खड़े हैं इस देश की खातिर। ये बात यहां राहुल गांधी कल कह रहे थे। राहुल गांधी ने दूसरी बात और महत्वपूर्ण कही जिसको लेकर कल से लेकर आज तक, अभी तक आग चारों तरफ फैल चुकी है। वो आग है हिंदू का, और हिंदू के रूप में अगर कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है और हिंदू धर्म में क्या सिखाया जाता है, क्या होता है वहां, यह बात समझाने की कोशिश राहुल गांधी ने कल की थी। और राहुल गांधी ने साफ साफ कहा था कि हिंदू समाज जो है वो नफरत फैलाना नहीं सिखाता, हिंदू समाज अहिंसा बताता है, हिंदू समाज हिंसा नहीं बताता, हिंसा करना नहीं सिखाता। और आप हिंदू नहीं हैं उस तरफ देखते हुए, उंगलियां करते हुए और आखिर में यह बताते हुए, यह कहते हुए राहुल गांधी सुने गए कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस, आप सच्चे हिंदू नहीं हो, आप हिंदू हो ही नहीं।
और आप इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उस पूरे समाज को कह रहा हूं। ये सारी बातें यहां खुलकर रखते हुए राहुल गांधी नजर आए थे कल, लेकिन कल से सिर्फ राहुल गांधी के 9 सेकंड या 16 सेकंड के एक वीडियो को आईटी सेल के जरिए पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और तमाम अलग अलग साधु संतों से, जिन्होंने देखा भी नहीं होगा, उन लोगों से बयान लेकर उनका जो ट्रोल आर्मी है वो लग गया। लेकिन यहां राहुल गांधी ऊपर नजर आते हैं और राहुल गांधी के उस वक्तव्य को उसमें हस्तक्षेप करते हुए नरेंद्र मोदी, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह हिंदू समाज का अपमान है, गंभीरता से इसको लेना चाहिए, इस बात का विरोध करते हुए राहुल गांधी नजर आए थे। आप लोगों ने खूब देख लिया, खूब सुन लिया है, लेकिन यह कैसे यहां जबरदस्त झटका देने वाली बात थी राहुल गांधी की तरफ से, वो कैसे था जरा सुन लीजिए राहुल गांधी के उस बयान को और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तमाम साथी, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इस बयान को सुनना। और उधर आज अखिलेश यादव ने भी भाषण दिया और उस भाषण में, अखिलेश यादव के भाषण में सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने ईवीएम की चर्चा की। और अखिलेश यादव ने जो ईवीएम की चर्चा की है उसमें साफ साफ कहा है कि अभी तो 37 सीटें आई हैं, लेकिन अगर 80 सीटें भी आती तब भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं होता। तो ईवीएम वाली बात भी आप तक हम रखेंगे। राहुल गांधी ने कल कहा था, हिंदू धर्म की बात उन्होंने कही थी, हिंदू धर्म को लेकर जो कुछ कहा था जरा ये सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं, सुनिए। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, और ये ठेका नहीं है हिंदू नरेंद्र मोदी का। ये कहते हुए यहां बीजेपी का, ये कहते हुए यहां राहुल गांधी साफ साफ सुने गए और यहीं से बात निकली है तो बहुत दूर तक गई है और बहुत अंदर तक चली गई है, यानी जख्म गहरा है। और इसीलिए आज नरेंद्र मोदी थोड़ा कराहते हुए नजर आए। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं ये शब्द, तिलमिलाए हुए, कराहते हुए, पस्त नजर आए नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहां से राहुल गांधी ने जो बात छेड़ी है वो इस पूरे कुनबे पर पड़ी है और यहां से परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी शुरुआत से लेकर आखिर तक डिफेंड करते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी शुरुआत से लेकर आखिर तक कहीं ना कहीं डिफेम करने की कोशिश फिर से राहुल गांधी को करते आए। बालक बुद्धि कह रहे हैं, पहले मंद बुद्धि कहते थे, अब बालक बुद्धि कह रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, आगे बाएं दाएं खोजने की कोशिश कर रहे हैं अपने उस कैरेक्टर को जो बार बार यहां सीना ठोकता था, लेकिन वो इनको नहीं मिलता है और यहीं से वो पस्त नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। देखिए 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, हमारे साथ हेमंत कुमार जी हैं, अनिल सिन्हा जी हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं शकील अख्तर जी, कल से लेकर आज तक आंखों देखी, आपसे बेहतर कौन बता सकता है,
कल जो कुछ आपने देखा और आज भी आपने देखा, नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, क्या कुछ होता है, और क्यों इतनी डांट लगा रहे थे नेता प्रतिपक्ष को ओम बिरला? कल तो थोड़ा शांत थे और आज कल का गुस्सा भी निकाल रहे थे। क्या कल से आज तक में लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर कोई प्रेशर आ गया था? क्या कुछ था शकील अख्तर जी? भाई, लोकसभा अध्यक्ष जी ने तो रात के 2 बजे राहुल के भाषण का वो सारा अंश जो है एक्सपंज कर दिया, जिसको बीजेपी के नेता, मंत्री, भक्त, मीडिया 10 सेकंड का जो हिस्सा था वो बार बार दिखा रहे थे। वो कार्रवाई से ही निकाल दिया उन्होंने, और ये कार्रवाई हुई रात को 2 बजे। और आज अभी जैसे ही मोदी जी का भाषण खत्म हुआ, वैसे ही लोकसभा साई एंड डाई कर दी गई। मतलब अनिश्चित काल के लिए लोकसभा स्थगित हो गई, जबकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसे कल तक यानी बुधवार तक चलना था। लेकिन एक दिन पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज कर दी जाएगी। कल कार्रवाई का अंतिम दिन था और राहुल ने आज लेटर लिख के, चिट्ठी लिख के मांग की थी कल के लिए, बुधवार के लिए, कि नीट पर चर्चा हो जाए। हमारे स्टूडेंट का सवाल है, हमारे युवाओं का सवाल है, इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि चर्चा कैसे होगी, हम तो लोकसभा ही स्थगित कर रहे हैं। देखिए, आज मोदी जी के भाषण में कुछ भी नया नहीं था। जिसे कहते हैं, हम लोग जब बजट के बारे में रिपोर्टिंग करते थे तो उसमें एक मुहावरा जरूर लिखा जाता था कि नई बोतल में पुरानी शराब, नए रंग रोगन के साथ में शराब पुरानी है, बोतल नई है। तो आज वही था, ठीक वही आरोप जो 10 साल से लगा रहे थे प्रधानमंत्री, वही लगाए। कहीं कोई नई बात नहीं थी। अगर नई बात ढूंढने की कोशिश की जाए तो वो सिर्फ इतनी थी कि 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल बाद प्रधानमंत्री जब अपना पहला भाषण देते हैं, तीसरी बार जीतने का, तो वो बताते हैं कि मैंने क्या किया, क्या क्या काम हुए। लेकिन नहीं, वो सिर्फ ये बता रहे थे कि विपक्ष में क्या क्या कमियां हैं, और राहुल के बारे में तो खैर जो बोल रहे थे वो कुछ भी नया नहीं था। ये तो राहुल को पप्पू साबित करने का जो पुराना फार्मूला था और जो पूरी तरह फेल हो गया है, उसी को फिर से सामने ला रहे थे। वो शोले के डायलॉग जो उन्होंने बोले, ये शोले के डायलॉग भी पहले बोल चुके हैं जी। अरे भाई, ये जो 24 तारीख से 24 जून से सदन शुरू हुआ है, लोकसभा 18वीं लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, उसमें डायलॉग तो एक ही बनता है, वो जब आपने बताया, और यही चलेगा। सॉरी। नहीं 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 नहीं, जिस दबंगी आत्मविश्वास से राहुल ने उनके झूठ का पर्दाफाश इस नहीं में किया है, वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। देखिए, प्रधानमंत्री जो है, सॉरी, जब बोलना शुरू हुए और जैसा आपने बताया, तो सबको यही उम्मीद थी कि हाथरस की जो बहुत ही दुखद दुर्घटना है उसके बारे में प्रधानमंत्री बोलेंगे, अपना भाषण बीच में रोक देंगे, एक शोक संदेश यहां से जाएगा मृतकों के लिए, मृतकों के परिवारों के लिए। लेकिन बिल्कुल अंत में जब वो अपना भाषण खत्म करने वाले थे, तब उन्होंने इसका जिक्र किया। लोगों को लग रहा था कि अब प्रधानमंत्री शायद बोलेंगे ही नहीं, और लोगों को लगने का एक कारण था कि जब पुलवामा में इतना बड़ा कांड हुआ, हमारे सैनिक शहीद हुए, तब प्रधानमंत्री शूटिंग में व्यस्त रहे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सतपाल मलिक ने बताया है पूरा का पूरा कांड, कि मैंने उन्हें फोन किया, उन्होंने कहा चुप रहो। प्रधानमंत्री शूटिंग कर रहे थे, यहां प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे। वहां जवान थे, यहां जो धार्मिक सभा थी उसको सुनने के लिए गए हुए आम नागरिक थे। तो ये जो संवेदनहीनता है, ये बहुत बहुत खतरनाक बात है। सिर्फ भाषण से कुछ होगा नहीं। आज आपने देखा होगा कि आज जो है विपक्ष कितनी चढ़त के ऊपर था। ये क्रिकेट का और खेलों का शब्द है, चढ़त पे। जब कोई टीम चढ़ के खेलती है तो विपक्ष चढ़ के खेल रहा था, और सत्ता पक्ष जिसकी संख्या हमेशा ज्यादा होती है, इसीलिए सत्ता पक्ष होता है,
वो दबा हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके नेता खुद मोदी जी जो थे वो दबे हुए थे। मोदी जी बोल तो रहे थे, लेकिन उनके जो आवाज थी उसमें वो जोश नहीं था, वो गूंज नहीं थी जो पहले हुआ करती। क्यों? क्योंकि उनके भाषण में जो झूठ का आरोप लगा रहे थे, लेकिन झूठ तो या ये सब तो उनके यहां होता है। बता रहे थे कि आर्थिक बोझ बन गए हैं कांग्रेस के राज्य, उस टाइम सारे लोग हंस रहे थे। अरे मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा 20 साल में कर्जा ले रखा है, इतना कर्जा कि अब कोई बैंक सरकारी संस्था उनको कर्ज देने को तैयार नहीं है और वो प्राइवेट साहूकारों से कर्जा ले रहे हैं। मालूम है मोदी जी को ये बात। जी। और देखिए बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन एक जो खास बात है वो हम जरूर बताएंगे कि कल अमित शाह जी ने लोकसभा अध्यक्ष से संरक्षण मांगा था। विपक्ष का इतना दबदबा हो गया, इतना रोब हो गया कि उनसे कह रहे थे कि हमें इनसे संरक्षित करो, आप इनसे बचाओ आप इन्हें। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने वही बात कही, उन्होंने कहा कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो। अरे ये सारी मांगे तो विपक्ष करता था, सत्ता पक्ष थोड़ी करता था कभी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि आपको राहुल गांधी पे और सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। देखिए अगर टाइम हो तो एक बात और कह दें हम कि ये जो हिंदू शब्द के ऊपर विवाद हुआ है और जिसको रात को 2 बजे एक्सपंज कर दिया गया है, इस पर राहुल ने आज बहुत ही शानदार बाइट दी। सुबह जैसे ही वो लोकसभा पहुंचे तो मीडिया ने उनको घेर लिया, सबको घेरा था, अखिलेश को भी घेरा, सबको घेरा। लेकिन राहुल ने बहुत शॉर्ट में सिर्फ इतना कहा कि ये मोदी जी के पास से, उनके दिमाग से, उनके यहां से एक्सपंज हो सकती है, जनता की मेमोरी में चली गई है, जनता के दिमाग से कभी ये एक्सपंज नहीं होगी जी। और राहुल ने जो कहा वो राहुल ने बड़ी अच्छी तरह से इसको स्पष्ट कर दिया कि आप नहीं हो हिंदू, हम हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। और राहुल ने यह बात आज नहीं कही है, 2018 में भी कहा था। उन्होंने एक बहस शुरू करी थी हिंदू और हिंदुत्व पे, 2021 में भी कहा था उन्होंने, राहुल ने। और यहां तक कहा था उन्होंने 2018 में, याद है, कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप हिंदू धर्म को समझते ही नहीं हो। तो आज का दिन जो है फिर से विपक्ष के नाम था और मोदी जी का दिन आज का भी नहीं था। लोकसभा आज साई अंडाई हो गई है और ये 24 तारीख से शुरू हुई है और आज 2 तारीख है, लेकिन इतने 6-7 दिन के बीच में मोदी जी का प्रदर्शन जो है वो बहुत निराशाजनक रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी ने चूंकि रात को 2 बजे, जैसा शकील अख्तर जी बता रहे हैं, 2 बजे रात को खबर मिलती है कि राहुल गांधी के भाषण को, जो 90 मिनट का भाषण था, उसमें से उन अंशों को हटा दिया गया है जहां वो हिंदू की बात कर रहे हैं। और उन अंशों को हटाने के बाद, एक्सपंज करने के बाद, आज राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी लोकसभा अध्यक्ष को और उन्होंने कहा कि इसमें और उसमें रूल 380 का हवाला देते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है कि इसमें क्या असंसदीय है वो बता दीजिए और आपसे यही अनुग्रह है, विनती है कि आप उसे फिर से यहां बहाल कीजिए, यानी कि उसको आप निकाल दिए, उसको फिर से जोड़िए, उन शब्दों को, उन सेंटेंसेस को। यहां राहुल गांधी ने डिमांड रखी है अपनी चिट्ठी के हिसाब से। उस चिट्ठी को अगर ला पाए तो मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पे जरूर लेके आइएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने एक लिखी है और कहा है उन्होंने कि जब अनुराग ठाकुर ने भाषण दिया तो उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो असंसदीय हैं, लेकिन उनके शब्दों को नहीं हटाया गया, मगर एक ही शब्द को हटाया गया है, अनुराग ठाकुर के। इसका भी हवाला देते हुए राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है। आखिरी पैराग्राफ में अनुराग ठाकुर का जिक्र किया है राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी के साथ ये ज्यादती क्यों, ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम लोग पूछ भी रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से पूछ भी रहे हैं। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात यही कि इसके बाद से जब प्रधानमंत्री आए हैं तो प्रधानमंत्री ने हालांकि दूसरी चिट्ठी एक और लिखी और प्रधानमंत्री के नाम लिखी है, जिसका जिक्र कर चुके हैं शकील अख्तर जी, कि नीट पर कल बहस हो और कम से कम 2 करोड़ छात्रों के भविष्य का मामला है। 24 लाख छात्र जो ऑलरेडी एग्जाम दे रहे थे, जिन्होंने दिया था और वो अब एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, एग्जाम कैंसिल है, उसका जिक्र भी है। तो ये सारी बातें यहां पर रखते हुए, लेकिन अनिश्चित काल के लिए अब लोकसभा स्थगित हो गई है और राज्यसभा में कल नरेंद्र मोदी का फिर से आप एक बार भाषण सुनेंगे। इंतजार कीजिए, कल फिर से नरेंद्र मोदी वहां क्या कुछ कहते हैं। जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। भाषण आप भी बहुत गौर से सुन रहे थे प्रशांत जी, नरेंद्र मोदी जी को खोज रहे थे आपकी, उसमें से क्या कुछ निकल के आने वाला है, कुछ मिला क्या आपको? हाँ मिला जी
जो उन्होंने नहीं बोला वो मिला। उन्होंने, देखिए, पहली बात तो राजीव जी ये है कि अभी तक नरेंद्र मोदी संसद का इस्तेमाल एक रैली के मंच की तरह करते थे और वहां से वो बेरोक टोक भाषण और उसमें बीच बीच में नाटकीयता, इन सब का पुट होता था। आज नरेंद्र मोदी वो नहीं कर पाए। आज वहां पे विपक्ष की मौजूदगी थी, लगातार नारे लगते रहे, मणिपुर, जस्टिस फॉर मणिपुर, मणिपुर के साथ न्याय करो, नीट, तमाम सारे नारे, तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसे नारे लगते रहे उनके नजरों के सामने, जहां वो कैमरे ने दिखाया नहीं संसद के, लेकिन उनकी नजरों के सामने वो नारे लगते रहे। और माइक ऑफ करने का सिस्टम के आगे जाकर नारे लगते रहे, क्योंकि वो इतने जोर के नारे लग रहे थे कि इनको बोलने में भी मोदी साहब को व्यवधान हो रहा था। तो आज जो अक्सर हमेशा करते नरेंद्र मोदी कि लाल किले का मंच बना देते हैं या रैली का मंच बना देते हैं पार्लियामेंट को, वो आज नहीं कर पाए। आज उनको लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र में संख्या क्या होती है, विपक्ष क्या होता है, उसका एहसास जो है आज उनको हो गया। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा है, देखिए वहां क्या नहीं मिला मुझे। ये जो प्रधानमंत्री का 2 घंटे से 2 घंटे 16 मिनट का भाषण था, ये मूलतः धन्यवाद प्रस्ताव था। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, उसका उत्तर था। राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव है ये। इसमें मैं ढूंढ रहा था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कहाँ है। राष्ट्रपति का अभिभाषण राजीव जी सरकार लिखती है जी। सरकार की नीतियां और योजनाओं की घोषणा होती है संसद में और उस पर चर्चा होती है। बिल्कुल। मोदी साहब ने कम से कम 40 बार तो कांग्रेस कहा होगा वहां पे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण अभिभाषण कांग्रेस केंद्रित नहीं था। उन्होंने सरकार की नीतियां और योजनाएं क्या होंगी उस पर अपनी बात रखी थी। तो धन्यवाद प्रस्ताव में वो नदारत था, जो कि परंपरा रही है। कभी कोई प्रधानमंत्री उससे नहीं हटता है, विपक्ष के लोगों का जवाब देता है, लेकिन मूलतः राष्ट्रपति के अभिभाषण के इर्द गिर्द रखता है। तो वो मुझको नहीं मिला, मैं सुनता रहा वो भाषण पूरा। दूसरा क्या नहीं मिला कि कल राहुल गांधी ने, जो आपने अभी दिखाया भी, बहुत गंभीर वैचारिक हमला किया आरएसएस के ऊपर। मुझे उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी इस मंच के जरिए और इस भाषण के जरिए आरएसएस का बचाव करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हम कौन से हिंदू धर्म को मानते हैं और जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो गलत है। बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि नरेंद्र मोदी ने आज आरएसएस का बचाव नहीं किया। कल मैं राज्यसभा की कार्रवाई देख रहा था, इवन जो सभापति है वो आरएसएस का बचाव कर रहे थे जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे थे जी, जिनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिनको करना चाहिए था, जो आरएसएस की वजह से वहां बैठे हैं जहां पे हैं, इन्होंने, मोदी साहब ने आरएसएस का बचाव नहीं किया। एक तो ये बात मुझको लगी उसमें कि जो एब्सेंट है, और इसको आरएसएस के लोगों ने भी देखा होगा कि सबसे गंभीर हमला आरएसएस पे किया। अभी शकील जी ने राहुल गांधी का वो कोट भी बताया कि जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो तो अब लोगों के बीच में चला गया, वो एक्सपंज नहीं हो सकता, तो आरएसएस के बारे में एक धारणा राहुल गांधी के कल के भाषण से बन गई, और जिसको आज सही भी ठहरा दिया जी। सही कैसे ठहरा दिया कि कांग्रेस के अहमदाबाद के दफ्तर में बजरंग दल के लोग घुस गए, तोड़फोड़ किए वहां पे। तो जो कल राहुल गांधी कह रहे उसको सही साबित कर दिया उन्होंने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस का बचाव नहीं किया, ना उसकी विचारों का, ना आरएसएस ऐसे संगठन का।
तो ये मुझे जो है उसमें एब्सेंट लगा। दूसरा कि जो आपने चर्चा की कि हाथरस पे बहुत देर बाद बोले, मैं तो बैठा था, हाथरस की खबर तब आ चुकी थी, मैंने उसको लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाल दी कि प्रधानमंत्री को भाषण के बीच में शोक संवेदना करनी चाहिए थी। उसके करीब 1-1.25 घंटे बाद भाषण के बिल्कुल अंत में वो हाथरस पे आए। मतलब वो अपने भाषण के कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। और एक और शब्द जो उन्होंने बोला, क्योंकि एक्सपंज हुआ है राहुल गांधी का भाषण, उस पर बात आएगी कि प्रधानमंत्री ने कम से कम 20 या 25 बार झूठ शब्द का इस्तेमाल किया। ज्यादा बार जी, ज्यादा ही जी। झूठ शब्द जहां तक मेरी जानकारी है असंसदीय शब्दों की सूची में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संसद में आप झूठ या झूठा नहीं कह सकते, किसी ने झूठ बोला ये भी नहीं कह सकते आप। अब नियम के अनुसार खुद जिसमें ये बिरला जी का ही बनाया हुआ सूची है, उसी सूची के हिसाब से कायदे से तो ओम बिरला जी को नरेंद्र मोदी की स्पीच में से जितनी बार भी झूठ शब्द आया है उसको एक्सपंज करना पड़ेगा, कार्रवाई से हटाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो महत्वपूर्ण बात है जी, देखिए, नीट पर उनको बोलना पड़ा, मणिपुर प्रशांत जी इंटरनेट आपका चला गया है, कोई बात नहीं, दोबारा आपके पास आते हैं हम। मणिपुर से लेकर नीट, मणिपुर पर नरेंद्र मोदी के सामने। जी प्रशांत जी, आवाज़ आ रही है? नहीं, तो मणिपुर पर लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल पाए। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के भाषण को आप कैसा पाते हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, और क्या यहाँ सचमुच जो हम कह रहे हैं, लिख रहे हैं विपक्ष के आगे मोदी पस्त, क्या आपको भी दिखाई दे रहे थे? देखिए राजीव जी, उस पूरे भाषण को हम सब ने सुना और कई बार तो आगे थोड़ा बढ़ा करके देखा, पीछे जा करके देखा, लेकिन सार अगर आप ढूंढने के लिए बैठेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कुछ बोला जो देश के लोगों को आश्वस्त करता हो, तो आपको भी निराशा हाथ लगी होगी, मुझे भी निराशा हाथ लगी। हाँ, ये जरूर है कि राहुल गांधी के कल के भाषण से बिलबिला करके रात में पूरी तैयारी करके नरेंद्र मोदी जी ने वो तमाम डायलॉग थोड़े निकाले, जिस तरह की भावभंगिमा बनाते हैं, वो जो नाटकीयता उनके भाषणों में होती है, जो मजाक उड़ाने की कला है उनके पास, वो जरूर दिखाई। लेकिन इस बार वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो नाटकीयता भी उस तरह से नहीं सामने आ रही थी, और इस बार वो मजाक उड़ाना भी चाहते थे तो उसमें भी कामयाब होते हुए नहीं दिखे। रही बात इसकी कि उसमें कुछ ऐसा है कि जिसको हम लोग उद्धृत करें, तो मुझे लगता है कि वो चीज नहीं है। जो शुरुआती दौर में नरेंद्र मोदी ने जिन बातों का उल्लेख किया, कि चाहे वो विकसित भारत का एजेंडा हो, गरीबी दूर करने की बात हो, वो सारे के सारे जो आंकड़े थे वो फिजूल थे, वो छद्म था, झूठ था, जुमला था। क्योंकि इस देश में अव्वल तो अब कोई सरकारी एजेंसियां उस तरह के सर्वे नहीं करते, उस तरह की रिपोर्ट नहीं लेकर के आते हैं। चाहे असमानता की बात हो, गरीबी की बात, बीपीएल की बात हो, अब कोई एजेंसी है क्या जो ये तय करती हो कि साहब कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर चले गए। ये जरूर हुआ है कि मंदिरों के सामने भिखारियों की लाइनें जरूर लंबी होती है, जो 5 किलो राशन की दुकान है वहां पर लाइनें जरूर लंबी हो गई, और बाजारों की रौनक कमजोर हो गई है। ये किस बात का संकेत है? जो बेरोजगारी के जो वो है, वो आप देखिए, वो लाइन लंबी हो गई है, नौजवानों की आत्महत्याएं ज्यादा हो गई है, किसानों की समस्याएं बढ़ गई। ऐसे में आप जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी ने उसमें रखा, या हम 10वीं इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी की तरफ आ गए, इसमें मोदी जी का क्या योगदान है? विदेश नीति का आप देख लीजिए, आर्थिक नीति का आप देख लीजिए,
टोटली और चारों तरफ से फेल्योर हाथ लगा है इस देश को। लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी जानते हैं कि सत्ता उनकी है, स्पीकर उनके हैं, तो वो जो चाहे वो बोल सकते हैं और कार्रवाई में से कुछ भी नहीं निकलेगा। दरअसल मोदी जी आज भी अपने इतिहास को बनाने के लिए बेचैन हैं। जिस तरह से चुनाव के दरमियान भाषण वो दे रहे थे, फिर अचानक एक दिन इंटरव्यू देते ही कहते हैं कि नहीं, मैं कभी हिंदू मुसलमान अगर करूंगा तो सार्वजनिक जीवन से मैं हट जाऊंगा, और दूसरे दिन ही 24 घंटा नहीं बीतता है वो करते हैं। वो दरअसल हेडलाइन मैनेजमेंट है, और कार्रवाई जब हो, संसद से लोग निकालें, तो नरेंद्र मोदी का जो इतिहास हो वो थोड़ा उत्तम कोटि का बनकर के सामने आए। लेकिन वो भूल गए हैं कि एक लोकमानस भी होता है, लोगों की स्मृतियों में भी होता है, और आज के समय का जो इतिहास है वो लोक स्मृतियों में ज्यादा शामिल है, बल्कि जो यूट्यूब है या दूसरे और माध्यम है, भले ही आपने कार्रवाई से निकाल दिया, लेकिन जो रील्स सामने आ रही हैं, जो वीडियोस राहुल गांधी के हैं, उसको आप नहीं डिलीट कर सकते। जिन लोगों ने सुना है उस भाषण को उनके दिमाग से आप नहीं डिलीट कर सकते। तो मोदी जी इस देश के लोगों का वर्तमान बर्बाद कर रहे हैं और अपने इतिहास को बेहतर करने के लिए वो इस तरह के भाषण दे रहे हैं जिसमें कोई सार नहीं होता है, जिसमें कोई देश की दिशा नहीं होती है। अब आप कहें कि देश का बहुत सम्मान बढ़ गया है पूरे दुनिया में, लेकिन सम्मान के नाम पर आपको मिला क्या है? ये उसमें क्या ऐसा है कि इसको हम माने कि हाँ भाई सम्मान मिला है? नीट के परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, मोदी जी को शपथ लिए हुए कितने दिन है, कितने पुल बह गए हैं, कितने एयरपोर्ट से गिर गए हैं, क्या हुआ है ये इस देश के लोग देख रहे हैं। आप 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में सफर करते हुए अगर इटली पहुंच जाए और वहां से अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो, इससे देश का विकास नहीं होता है, इससे देश का इतिहास उज्जवल नहीं होता है। आप भले ही अपनी ब्रांडिंग कर लें। तो मोदी जी का जो पूरा भाषण था वो केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए, और राहुल गांधी को टारगेटेड था, पूरा विपक्ष को टारगेटेड था। लेकिन विपक्ष की मजबूती इस बार उनके मानस पर दिखाई पड़ रही थी, वो झलकियां दिख रही थी कि इस समय वो मनोवैज्ञानिक रूप से उतने मजबूत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जितना अपने पिछले 2 कार्यकाल में दिखाई पड़े हैं। तो एक जो आप ये कहें कि कहीं दबाव जो महसूस कर रहे थे कल के राहुल गांधी के भाषण का भी, विपक्ष की मजबूती का भी, और जो लोगों की उम्मीदें हैं इस समय, मोदी जी बखूबी जानते हैं कि किस तरह से वो चुनाव में 240 पहुंचे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्हें डर लग रहा है लगातार, भले ही वो ये कह रहे हो कि हम बहुत मजबूत हैं। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का है, मोदी जी कह रहे हैं कि साहब हम तो सबसे ज्यादा सेकुलर हैं। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, हिंदू राष्ट्रवादी कह रहे थे अपने आप को। ऐसी क्या मजबूरी याद पड़ी है कि आप कहें कि नहीं साहब हम तो सेकुलर हैं, हमसे ज्यादा सेकुलर कोई नहीं है, और हम अपीचमेंट नहीं करते हैं, हम लोगों को संतुष्ट। अब इस तरह की जो भाषा है वो भाषा केवल सुनने में अच्छी लगती है और लोगों को आप भ्रमित तो कर सकते हैं, लेकिन असल में उसमें होता कुछ भी नहीं, कुछ सार नहीं होता। जैसे जादूगर नहीं होता, वो कला दिखा करके निकल जाता है और लोगों के हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो देश में कुछ बचा नहीं है मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में। अब वो कितने दिन और आगे चलता है, कितना और देश का बेड़ा गर्क होता है, ये तो हम लोग सब देखेंगे, और उसके लिए हम लोग अभिशप्त भी। जी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। जल्दी से आना चाहता हूं हेमंत कुमार जी आपके पास। हेमंत जी, कैसे आप देखते हैं नरेंद्र मोदी का भाषण? उसका विश्लेषण तो खूब हो गया, उस पर हम लोग कई चर्चा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी अगर यहाँ चर्चा की जाए तो फिर कहाँ दिखाई देते हैं नरेंद्र मोदी, कहाँ उनका भाषण दिखाई देता है, कहाँ यहाँ पर राहुल गांधी के भाषण के कई अंश को निकाल दिया गया, और वो साफ दिखाई देता है कि ये जानबूझकर विपक्ष के जो प्रतिपक्ष का नेता
नेता है उसके उन अंशों को निकाला गया है जो सच्चाई बयां कर रही है। इसलिए क्योंकि गुजरात में आज बजरंग दल के नेताओं ने अगर जाकर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की है, यही बात तो कह रहे थे कि बीजेपी वाले, और चूंकि बजरंग दल जो है वो भी इससे संबद्ध है ही, आरएसएस और सब एक ही है, तो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, नरेंद्र मोदी और ये झूठ, नफरत और हिंसा फैलाते हैं। ये बात कल राहुल गांधी कह रहे थे, आज सच्चाई सामने है। क्या इसीलिए यहां नरेंद्र मोदी थोड़ा सा पस्त नजर आ रहे थे, दबे नजर आ रहे थे, परेशान नजर आ रहे थे? धन्यवाद राजीव जी। मोदी जी की जो पस्ती है वो तो कल से नजर आ रही थी, और सरकार और मोदी जी की हालत क्या है वो तो यह जानने के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि सरकार सदन से भाग खड़ी हुई। एक तरह से जो टाइम निर्धारित था लोकसभा की बैठक का, उस बैठक को से पहले ही आपने साइन डाई कर दिया। उम्मीद तो यह की जा रही थी कि जितने गंभीर मसले हैं देश के सामने उसको उस पर चर्चा करने के लिए टाइम बढ़ाया जाता, लोकसभा की बैठक का समय बढ़ाया जाता, और ये सरकार की ओर से होना चाहिए था। लेकिन आपने टाइम बढ़ाने के बदले भाग खड़े होना मुनासिब समझा। तो मुझे तो लग रहा था कि जो कल जो हालत थी कि सरकार वॉकआउट नहीं कर गई, यही आश्चर्य की बात थी। जो माहौल था उसमें लग रहा था कि सरकार की ओर से अब कहा जाए कि हम लोग सदन छोड़ करके जा रहे हैं, स्थिति ऐसे ही नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री जी को लगातार 2 बार उठना पड़ा राहुल गांधी को रोकने के लिए, अमित शाह को उठना पड़ा, शिवराज सिंह चौहान को उठना पड़ा, राजनाथ सिंह को उठना पड़ा, संरक्षण मांगते हुए दिख रहे थे। तो पस्त हिम्मती तो यह साफ साफ दिख रही थी कि विपक्ष के सामने आप कैसे पस्त हैं, और महुआ मोइत्रा ने आपको पस्त किया, राहुल गांधी ने आपको पस्त किया, आज कल्याण बनर्जी ने आपको पस्त किया, आज अखिलेश यादव ने आपको पस्त किया। तो हालत तो आपकी ये थी कि आपको भागना पड़ा मैदान छोड़ करके। इसको तो भागना ही कहा जाएगा ना, और क्या कहा जाएगा। ये तो मैदान छोड़ करके भागना ही हुआ, अन्यथा आप टिकते और जवाब देते। आप जवाब देने के लिए आए तो क्या आप जवाब दे रहे थे कि कांग्रेस के इकोसिस्टम में तो सिर्फ हिंदुओं को गाली देना ही होता है। ये इस तरह की भावनात्मक और भड़काऊ बातें करना, और राहुल गांधी के पूरे भाषण के उस अंश का एक छोटा सा हिस्सा, 10 सेकंड का हिस्सा दिखा करके पूरे देश में माहौल बनाने की, और जिनको आप साधु संत कह रहे थे, मैं मानता हूं वो भगवा चोलाधारी लोग हैं, वो साधु और संत लोग नहीं है, वो भगवा चोले में वो ठग लोग हैं। और ऐसे ठगों को ला करके ये उस राहुल गांधी की आलोचना करने के लिए उनको लेकर के सामने आए थे। तो ये सरकार चाहती ही नहीं थी कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया जाए, क्योंकि सरकार को तो अब तक जो आदत पड़ी हुई थी 10 सालों में कि सरकार सिर्फ अपनी ही सुनाती थी और अपनी ही सुनती थी, विपक्ष की तो सुनती ही नहीं थी सरकार। और इस बार विपक्ष सुनाने के लिए तैयार खड़ा है, और विपक्ष की ट्यूनिंग आप देख लीजिए कि सबने जो भाषण किया उसमें अगर 4-5 प्रमुख लोगों का जो नाम है, जैसे महुआ मोइत्रा, राहुल गांधी, कल्याण बनर्जी, उसके बाद अखिलेश यादव, तो आपको लगेगा जैसे कि ये सब रिले रेस के पार्टिसिपेंट हैं, सब एक दूसरे को आगे इंडोर्स कर रहे हैं। जो विपक्ष पर विपक्ष की ओर से जो हमला हो रहा था, तो उसमें एक तरह से कंटिन्यूटी दिख रही थी साफ साफ, और उस कंटिन्यूटी में सरकार के सामने एक तरह से वो सरकार एक पस्त साफ साफ दिख रही थी। अब मोदी जी जो आज जवाब देने के लिए खड़े हुए, मोदी जी से तो देश को पूछना चाहिए था कि आप मणिपुर पर आज भी कुछ नहीं आपने कहा, नीट पर आपने कुछ नहीं कहा, तो आप आखिरकार क्या चाहते हैं? आप सच्चाई तो यह है कि आपके इकोसिस्टम में सिर्फ सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिक दुर्भावना है, और इसके जरिए आप चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विपक्ष ने आपके पूरे अध्यक्ष स्पीकर महोदय से लेकर के और सरकार में प्रधानमंत्री जी और उनके जितने नुमाइंदे हैं, सबको एक तरह से बेपर्दा करके रख दिया। आप देखिए उधर राज्यसभा में धनखड़ साहब क्या कर रहे हैं, इतना आपत्तिजनक उनका एक्ट है
कि वो विपक्ष के लोगों के खड़गे साहब के भाषण का जवाब दे रहे थे। वो आज हमने देखा कि संजय सिंह के भाषण का जवाब दे रहे थे। आप जवाब देने के लिए बैठे हैं वहां क्या? ये किस तरह का सदन चल रहा है? मुझे हमारे जैसा व्यक्ति अगर उस सदन का मेंबर होता तो पहले तो उनसे कहते कि पहले आप सीख लीजिए कि सदन कैसे चलाया जाता है। वहां किसी ने कहा नहीं उनको कि आप ये क्या कर रहे हैं। जवाब सरकार को देना है। अगर विपक्ष कोई आरोप लगा रहा है, विपक्ष कोई सवाल खड़ा कर रहा है, तो उसका जवाब तो सरकार देगी। तो ये जवाब देने के बदले वो सरकार जवाब दे, उसके बदले में स्पीकर ये सभापति अगर जवाब देने लगे तो ये जो बेईमानी है। राहुल गांधी इन्हीं चीजों पर केंद्रित हो रहे थे कि जो आपने 10 सालों तक जो दमनकारी राज चलाया है, जो पक्षपातपूर्ण राज चलाया है, जो विभाजन की जो राजनीति की है, जो नफरत फैलाया है, इस पर केंद्रित हो रहे थे राहुल गांधी। उन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। उन सवालों के जवाब में आप उल्टा ये एक फॉल्स नैरेटिव लेकर के आ रहे हैं। और सही बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं एक तरह से। राहुल गांधी के जिस भाषण को वो कोट कर रहे थे, क्या राहुल गांधी ने यही बात कही थी? हिंदुओं को कहा था नफरती, हिंदुओं को हिंसा फैलाने वाला कहा था? नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। इन सवालों का जवाब तो उनके पास नहीं था। तो राहुल गांधी के साथ आप बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। और यही वजह है कि आपको सदन की बैठक स्थगित करवा करके भागना पड़ रहा है मैदान छोड़ करके। इस बार आपको विपक्ष का सामना करने की हिम्मत आप में नहीं है। आप भले ही कितना पोस्टरिंग करें कि हम तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तीसरी बार हमारी सरकार आ गई, लेकिन आप कहां खड़े हैं? आप 400 पार का नारा लगाते लगाते आप 240 पर आकर अटक गए। आपको अपनी बहुमत हासिल नहीं हुई, तो आपको इस देश की जनता ने खारिज किया। आप सुनने को तैयार नहीं है। आपका जो मॉडल है, जो अयोध्या, राम मंदिर, उन तमाम मॉडल को इस प्रकृति ने आपके सामने नंगा करके रख दिया है। आपके लूट के राज को पूरा एक तरह से बेपर्दा कर दिया है। अयोध्या तो एक तरह से मॉडल है। अयोध्या में आप हारे भी और अयोध्या में आप बेपर्दा भी हुए। दोनों चीज एक साथ हुआ है वहां पर, और प्रकृति ने यह करके दिखाया है। मैं तो नास्तिक आदमी हूं, लेकिन जो लोग धर्म में विश्वास रखने वाले, भगवान में विश्वास रखने वाले हैं, वो तो कहेंगे कि भगवान आपको सजा दे रहे हैं, क्योंकि आप भगवान के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर जो कुछ आप जो कर रहे हैं, उसको भगवान ने एक तरह से बेपर्दा कर दिया, उसको सामने ला करके रख दिया। तो ये पूरी जो इनकी राजनीति है, इस राजनीति में आप बताइए कि ये बाबू जगजीवन राम, आम्बेडकर, सीताराम केसरी, इनका नाम ले रहे थे, इनको ढाल बना करके, इनके अपने बचाव में इनको ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे। आम्बेडकर की प्रतिमाएं इस देश में सबसे अधिक तोड़ी गई, तो उसमें सबसे अधिक हिस्सा लेने वाले आरएसएस और बीजेपी के लोग रहे हैं। इन्हीं लोगों ने आम्बेडकर की प्रतिमाएं इस देश में सबसे ज्यादा तोड़ी है। जगजीवन राम की राजनीति को आगे बढ़ाने में बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। या बाबू जगजीवन राम देश के फलक को इतने बड़े राजनेता के रूप में अगर उभर कर सामने आए, तो वो कांग्रेस के सिपाही थे, वो कांग्रेस के नेता थे। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, सीताराम केसरी का इन्होंने अपमान किया, आम्बेडकर जब चुनाव हार गए तो इन लोगों ने जश्न मनाया। क्या आप बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? आप ये तो बचकानी बात है। ये आप राहुल गांधी को कह रहे हैं आपकी ये बालक बुद्धि है जी। बालक बुद्धि वाली हरकतें आप कर रहे हैं और कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। तो एक तरह से सरकार, प्रधानमंत्री जी विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, चाहे वो महुआ मोइत्रा का सवाल हो, कल्याण बनर्जी का सवाल हो, राहुल गांधी का सवाल हो, अखिलेश यादव का सवाल हो। संपूर्ण विपक्ष ने जिन सवालों को उठाया है, उन सवालों का जवाब आपके पास नहीं था, इसलिए आप मैदान छोड़ करके भाग गया। रही बात, अंत में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि जो आप स्पंज करने की जो बात कर रहे हैं, यह उस जमाने में ज्यादा चला करता था जिसमें सिर्फ अखबार ही हुआ करता था, और रेडियो, सरकारी नियंत्रण वाला रेडियो। जब अखबारों में खबरें जब स्पंज हो जाती थी हाउस में, तो अखबारों में वो नहीं छपती थी।
अब तो जो चीजें ऑन एयर है उसको बहुत सारे लोग सेव करके रख ले रहे हैं, तो उसको कहां से आप मिटाएंगे? और लोगों के जहन में जो बातें चली गई है, जो राहुल गांधी ने कहा, आप अपने बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी अपने इकोसिस्टम से उसको हटा देंगे, लेकिन जनता के इकोसिस्टम में जो है उसको कैसे हटाइएगा आप? उसको आप नहीं हटा सकते हैं, उसको आप नहीं खारिज कर सकते हैं। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। 9 तारीख को नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं और उसी दिन जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होता है। पुलों का गिरना आपने देखा, गिनते रह गए, 1 2 3 4 5 पुल गिर गए, शायद छठा सातवां भी गिरा हो तो आप लोग बता सकते हैं। हवाई अड्डे की छत गिरती है, एक की जान चली जाती है दिल्ली में और राजकोट में भी, और भी 3 जगह के हवाई अड्डे वहाँ की छत टपकने लगती है, एक मध्य प्रदेश में जबलपुर में। दिल्ली पानी पानी है, एक दिन की बरसात और दिल्ली की में नाव चलने लगती है। रेल एक्सीडेंट आप लोगों ने देख लिया जलपाईगुड़ी में। नीट एग्जाम का घोटाला आपने देखा, ये इसी 20 दिन की बात बता रहा हूँ, 20 दिन के अंदर। शेयर बाजार घोटाला आपने देखा 4 जून को। राम मंदिर में भी छत टपकने लगी और पानी पानी हो गया, ये भी आपने देखा। और हाथरस की आज भगदड़, जिस समय साहब वहां भाषण दे रहे थे उस समय यहां 107 लोग, अभी आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि 107 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन हमारे पास जो सूचना है वो 250 लोगों की है। और ये मैं बढ़ा चढ़ा के बोलना बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बहुत दुखद है। जो आधिकारिक है वही रहे, वो भी ना हो, एक की भी जान ना जाती तो बेहतर होता। और जितने भी जो भी हमारी पूरी संवेदना, पूरी डीवी लाइव टीम की तरफ से पूरी संवेदना, आप तमाम हमारे पैनलिस्ट साथी बैठे हुए हैं, आप लोगों की तरफ से पूरी संवेदना उन तमाम परिवारों को है जो आज सफ़र कर रहे हैं हाथरस की घटना में। और क्या नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे तो 2 मिनट के लिए शुरुआत में ही, क्योंकि 3:30 बजे ये फ्लैश हो चुका था कि हाथरस में इतनी बड़ी घटना घटी है, हम लोगों ने अपने तमाम अलग अलग सोर्सेज में इस खबर को फ्लैश कर दिया था। डीवी लाइव ने हमारे वेबसाइट्स पे और दूसरे मीडियम में जहां जहां हम कर सकते थे। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के पास यह खबर नहीं थी? क्या नरेंद्र मोदी को इस खबर तक आने में 2 घंटे लग गए अपने भाषण के बाद? आखिर क्यों? क्या संवेदनहीनता है या संवेदनशीलता है? ये सवाल तो उठता है, बहुत सवाल है, और इन सवालों का जवाब ढूंढा जाएगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की संवेदना, और जब आप जो बात आप कह रहे हैं, बहुत सही बात आप कह रहे हैं हेमंत जी, बाबा साहब अंबेडकर को आप ढाल बना के रख रहे हैं, लेकिन कितनी मूर्तियां तोड़ी गई, ये सवाल तो पूछा जाएगा। यही संवेदनहीनता है। आना चाहता हूं अनिल जी आपके पास। अनिल सिन्हा साहब, कैसे आप देखते हैं इन तमाम घटनाक्रमों को, नरेंद्र मोदी के भाषण को, राहुल गांधी के भाषण को? राहुल गांधी को बालक बुद्धि कह रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि शैडो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है सदन का उपनेता, सदन का प्रतिपक्ष का नेता, लोकसभा का शैडो प्राइम मिनिस्टर, और उसको आप बालक बुद्धि कह रहे हैं। बस जरा तो, और कल को आप जब उधर बैठेंगे तो आपको भी अगर ऐसा कहा जाएगा तो कैसा लगेगा आपको? सवाल तो पूछा जाएगा। लोकतंत्र है, कभी आप इधर हैं कभी उधर रहेंगे। तीसरी बार आ गए तो आप अपनी तुलना नेहरू जी से करने लगे। बार बार आपके नेता नेहरू जी से आपकी तुलना कर रहे हैं। नेहरू जी और आप में जमीन आसमान का अंतर है। और कोई भी, ऐसे भी नेहरू चर्चिल नहीं हो सकते, और नेहरू गांधी भी नहीं हो सकते, और गांधी नेहरू नहीं हो सकते, गांधी सुभाष नहीं हो सकते। तो सबकी अपनी अपनी अहमियत है। आप अपनी तुलना लगातार करवाए जा रहे हैं। जो खड़ा होता है सदन में वही आपकी तुलना गुणगान करना शुरू करता है, और शुरुआत वहीं से होती है, नेहरू से। तीसरी बार किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। अरे भाई, इस देश की जनता है, 400 पार का नारा दे रहे थे, 200 पार पे अटक गए हैं। ये भी ये तो बताइए। खैर, अनिल सिन्हा साहब, आपका बयान, आपका वक्तव्य और आपकी टिप्पणी, आपका विश्लेषण इस पूरे घटनाक्रम पे। देखिए क्या है, पहले तो मैं उसी से, हाथरस की घटना से शुरू करूंगा। आप देखिए, जब उनको खबर तो पहले ही फ्लैश हो गई थी, और जो चैनल्स उनको लाइव दिखा रहे थे वही उस चैनल की खबर साथ में भी दिखा रहे थे। उनको उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा था, और कुछ लोग ने तो तस्वीर भी बात दिखानी शुरू कर दी थी बीच में। और ये घटना उनको जब मिला, उनका क्लाइमैक्स की ओर जा रहा था, तब किरण रिजिजू ने उनको दिया, वो दिखाई दे रहा था। और क्लाइमैक्स में जाने के बाद देखिए, एक
मतलब मुझको मतलब अब इसको कैसे आप समझेंगे इस संवेदनहीनता को, वो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। उन्होंने इसके बाद ये भगदड़ के में जो मौतें हुई इस पर संवेदना व्यक्त करने के बाद जारी रखा अपना, और जारी नहीं रखा, उसके बाद अपना कलेजा ठोका। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझको बहुत आनंद आया जो हुआ है यहाँ। आप अब जरा सोच लीजिए कि इसको अगर आप दोनों एक ही साथ, मतलब ये कुछ सेकंड के मतलब शोक संवेदना व्यक्त करने के कुछ बाद आप किसी प्रधानमंत्री को इतना असंवेदनशील होता हुआ देख सकते हैं कि अपनी आत्ममुग्धता के ये में वो उसको ये भी ध्यान ना रहे कि जब आप शोक संवेदना व्यक्त कर चुका है, आपने रख दिया, तो उसके बाद आपको अपनी बात नहीं कहनी थी और उसके बाद वहीं रुक जाना था, और नहीं रुके वो, और उन्होंने कोई शोक प्रस्ताव भी नहीं रखा जो अपना उन्होंने ये कर दिया, और उसके बाद उस पर मतदान हो गया। मुझको तो समझ में नहीं आया कि जिस अपने ही देश के मुल्क के लोगों के बारे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, और वो सिर्फ 150 किलोमीटर है दिल्ली से हाथरस, वहाँ की इस घटना पर ऐसा असंवेदनशील उनका जो व्यवहार रहा उसको नोट करने लायक है। और ऐसा ही उन्होंने पुलवामा के समय हुआ था जब उनकी शूटिंग चलती रही, और जो बताया बाद में वहाँ के राज्यपाल ने, जो पूर्व राज्यपाल हैं, उन्होंने तो उसको रखा ही सतपाल मलिक ने, तो वो तो देख लीजिए। तो ये तो उनका समझ लीजिए कि किस तरह से सेल्फ ऑब्सेशन, वो जो पूरा भाषण था वो है आत्ममुग्धता का नजर का प्रदर्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मुझको लग रहा था कि कुछ जो है फर्क आएगा, लेकिन फर्क कुछ नहीं आया उनका। वो जो 2014, 2019, 2024 में भी वही कि मैं अकेला सब पर भारी बोल दिया, मोदी डरने वाला नहीं है, छाती वगैरह अपना पीट रहे थे, वो ऐसे ऐसे वाला का ही टाइप का उन्होंने फिर से संकेत दिया, कोई चेंज नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो शैली है उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है। दूसरा है क्या कि पस्त जो है वो इतना पस्ते हाल थे कि अपने को डिफेंड करने के चक्कर में उन्होंने जो मर्यादाएं हैं उसको पूरी तरह खत्म कर दिया। वो जो आपने कहा कि शैडो प्राइम मिनिस्टर, उसको उन्होंने बालक बुद्धि कहा, उसके किस्से सुनाए, शोले का डायलॉग। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में मतलब कि हम मतलब आप जरा इमेजिन करिए कि अपने देश में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका कि अगर सिनेमा का भी नॉलेज अगर माना जाए, जैसे वो नेहरू जी तो उनसे मिलते रहते थे, बड़े बड़े डायरेक्टर महबूब खान वगैरह उनके फैन थे, लेकिन कभी इस तरह से कहीं मतलब आप सोचिए, मुझको लगता है कि लोएस्ट लेवल जो हो सकता है उनका किसी भी प्रधानमंत्री का, वो आज उन्होंने प्रदर्शित किया संसद में। लोएस्ट मैं कहूँगा, क्योंकि सिर्फ असम्मान, एक पार्टी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उसको असम्मानित करने के लिए अलग अलग ढंग के आंकड़े, अंबेडकर, जगजीवन राम, सीताराम केसरी, और इवन सिक्योरिटी जो देश की सुरक्षा, सब पर सबके लिए जिम्मेदार ठहराया, और वो उसमें कोई नयापन भी नहीं था एक नया। और दूसरा है क्या कि एक जो चिंताजनक बात मुझको लगी वो ये है कि उन्होंने जो चेतावनी दी है, जो इकोसिस्टम जिसको बोल रहे थे, वो अर्बन नक्सल उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो उनका इशारा उन्हीं लोगों का था कि जो लोग सेकुलरिज्म के पक्ष में, जो लोग विपक्ष की आवाज के समर्थन में है, या जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, उनको वो चेतावनी दे कहा उन्होंने कि मैं चेतावनी देता हूँ, तो वो उनके खिलाफ कुछ करेंगे। जो अभी कानून लागू हुआ है उसका उपयोग होगा, और उसके अलावा वो जो ये है क्या कहते हैं फेक न्यूज वगैरह वाला जो इशू, मतलब उस पर लगाम लगाने की कोशिश होगी। दूसरा, उन्होंने सीधी चुनौती, सीधी धमकी दी है विपक्ष के नेताओं को, और खासकर राहुल गांधी को, कि आपके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और जो है ये उसके बारे में उन्होंने कहा है। तीसरी चिंताजनक बात यह है कि आज कल था कि लग रहा था कि कहीं न कहीं से डिफेंसिव है स्पीकर, लेकिन आज पूरा वो उनके साथ थे पूरी तरह से, थोड़ा डिफेंसिव थे। कल भी उन्होंने टोका टाकी सब की, लेकिन आज तो पूरी तरह से बार बार बेवजह डांट रहे थे विपक्ष के नेता को।
मतलब कि उसका नहीं, आप बात कर रहे हैं पीछे, अरे विपक्ष के नेता अपने साथियों से बात नहीं करेगा कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है, तो उसको वो इंगित कर रहे थे। और वो जिस तरह से मतलब आह्लादित हो रहे थे उनके भाषण पर, वो भी बीच बीच में कैमरे में आया और उससे जब कठोर कार्रवाई की मांग की उन्होंने, इसका मतलब कि विपक्ष पर और प्रहार होंगे। मैं नहीं मानता कि वो जो है पीछे हटने वाले हैं, वो चुनौती दे रहे थे। दूसरा है क्या कि जो लोग, एक चीज इसमें से सबसे समझने लायक है कि जो एनडीए के पार्टनर्स हैं उनको और बीजेपी के नेताओं को, वो भी उनकी भाषा से उनको पता चल गया होगा कि ये जो है चेतावनी हम लोगों को भी है कि लाइन में लगो और नहीं तो तुमको भी देख लेंगे। तो वो सचेत हो जाए जो एनडीए पार्टनर्स हैं और जो है नितिन गडकरी या ऐसे नेता हैं कि चलेगा वैसे ही जैसे मोदी चला। कहा कि मोदी डरने वाला वगैरह तो बोले ही कि नहीं है, ये सब तो बताए। तो अब मैं देख रहा हूं कि एक अगला जो फाइट होगा वो जो अघोषित आपातकाल का जो रियल आपातकाल है, बिना संविधान को ये किए, इन्वोक किए, मतलब उसको लागू किए बगैर, संविधान के प्रावधानों के को लिए बगैर जो होने वाला है, वो अब शुरू होने वाला है मीडिया में और ये में। तो अब वो लगता है कि फिर से एक प्रहार की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए बीजेपी उनका कितना साथ देती है और जो उनका जो तंत्र है, उनके सहयोगी घटक दल है, वो कितना साथ देते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो कह रहे थे कि कांग्रेस के इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी आज कह रहे थे, बार बार इकोसिस्टम कह रहे थे। तो कांग्रेस के इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। और उन्होंने जो कहा है, कोटेड आपको, कोट अनकोट आपको बता रहा हूं, 2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं कि इस इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं कि उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। ये देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। ये देश विरोधी साजिशों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये नरेंद्र मोदी कह रहे थे। और कांग्रेस का इकोसिस्टम है, ये कह रहे थे, 2014 से चेताते आए हैं, लेकिन अब बहुत हो गया। कहने का मतलब अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, ये कह रहे थे। खैर, लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इनका ये बात, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक चेतावनी दे रहे हैं और इसका क्या असर आगे होने जा रहा है ये देखेंगे और कहां कहां असर होगा ये भी देखेंगे। जो आप कह रहे थे अनिल सिन्हा साहब, बहुत सही जगह पे आप इस चर्चा को, डिबेट को लेके गए हैं। और ये बात उन तमाम बुद्धिजीवियों को समझनी होगी कि प्राइम मिनिस्टर किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए, एक तरफ उधर हाथरस की घटना घटी है जिस पर सबका ध्यान है, पूरा ध्यान हम लोगों का भी उधर लगा हुआ, लेकिन साथ साथ नरेंद्र मोदी 20 दिन हो गए और लगातार रोज कोई न कोई ऐसी घटना, और जिसमें एक अच्छी घटना हो, कोई खुशी वाली बात हो, कुछ और हो। एक अच्छी घटना हुई है जरूर कि भारत T20 वर्ल्ड कप जीत कर आ गया, ये खुशी वाली बात है और बधाई। वहाँ राहुल द्रविड़ को उनकी टीम, या चूंकि वहाँ राहुल द्रविड़ उस टीम के कोच थे, मैनेजर थे, तो उनको बधाई। और एक अच्छी घटना और भी हुई है इधर लोकसभा के अंदर कि विपक्ष बहुत मजबूत हुआ और कल और भी उसकी मजबूती दिखाई दी, उसके लिए भी बधाई राहुल गांधी को। तो दोनों तरफ राहुल हैं, इसलिए दोनों राहुलों को बधाई। चलिए आगे बढ़ें और अमलेंदु उपाध्याय जी, नरेंद्र मोदी पे जरा आइए। तो राजीव जी, वो जीत गया, लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी देखने नहीं गए तो इसलिए वहां जीत गया भारत मैच में, और देखने चले जाते 2023 कह रहे हैं पता नहीं सच्चे की गलती क्या मामला है। बता रहे चंद्रयान का भी ऐसा ही हुआ था, मोदी जी देख रहे थे तो चंद्रयान सफल नहीं हुआ था, जब नहीं देख रहे थे तो चंद्रयान सफल हो गया। कुल मिला के राजीव जी जो भी बातें हैं, अब ये सारी बातें हम नहीं समझते कि ठीक है कि नहीं है, लेकिन जो चर्चाएं होती है उसको कौन रोक लेगा। अब मोदी जी तो सबकी जुबान नहीं पकड़ लेंगे राजीव जी, जिसके मुंह में चल रहा है वो सही से बोल रहा है।
देखिए, जिस दिन मोदी जी पहली बार शपथ ले रहे थे 2014 में, राजीव जी, जिस समय शपथ ले रहे थे, ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ट्रेन दुर्घटना हुई। तो ये सिलसिला तो उसी समय से चला आ रहा है। अब तो ये 10-12 दिनों में तो कई सारी इस तरह की घटनाएं हो गई। सबसे ज्यादा दुखद, राजीव जी, ये है कि हमारे जो स्पीकर महोदय थे, वो राजनाथ सिंह का प्रस्ताव तो पास करवा रहे थे, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव जो थे वो हाथ के ऊपर नहीं रख सकते। कम से कम स्पीकर महोदय ही इसका थोड़ा सा ख्याल रख लेते जब इतनी बड़ी घटना आ गई थी। और प्रधानमंत्री ने अपना पूरी बात रखी। उसके बाद से जैसा ने कहा कि उसके बाद उनको आनंद भी आया, ये घटना का जिक्र करने के बाद उनको काफी आनंद आया। तो आप समझ सकते हैं कि जब उनको इतना आनंद आया तो आनंदित व्यक्ति का आप क्या कर सकते हैं। कुल मिला के आज राजीव जी, जो प्रधानमंत्री ने हालांकि जो बहुत सी बातें की, जब से डॉक्टर अम्बेडकर का इस्तीफा क्यों हुआ, तो उसने केसी जी को अपमानित किया, किस को अपमानित किया, ये सारी बातें वो पिछले 10 सालों में लगातार कहते रहे और इसके जवाब अच्छे तरीके से लोगों ने दिए हैं। वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, तो उस पर ज्यादा चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये एक बात मोदी जी को समझ में आ गई होगी कि उनकी तमाम जो तानाशाही प्रवृत्ति है, उसके बावजूद आज विपक्ष ने उनको समझा दिया कि वो विपक्ष कितना ताकतवर है। और मोदी जी के लिए सदन में अब बातें रखना इतना आसान नहीं होगा जितना आप 10 वर्षों तक वो करते रहे। 10 वर्षों में आज पहली बार नरेंद्र मोदी को इस तरीके के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, राजीव जी। हालांकि राज्यसभा में भी पिछली बार उसका करना पड़ा था, जब उन्होंने छाती ठोक के कहा था एक अकेला सबसे भारी, लेकिन आज वो छाती ठोकने की स्थिति में नहीं थे कि कह पाए एक अकेला सबसे भारी। हालांकि आखिर में उन्होंने चेतावनी दी निश्चित तौर पर कि न डरा है न डरेगा, इस तरह की बातें उन्होंने की। लेकिन वो डरा है कि नहीं डरा है वो पता नहीं, डरे है कि नहीं डरे, और हम नहीं जानते कि डरने डराने की लोकतंत्र में कोई आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। और राहुल गांधी तो वैसे भी कह रहे सबके लिए डरो मत, तो मोदी जी के लिए भी कह रहे डरो मत। तो मोदी से ये तो कहा नहीं जा रहा है कि आप डरिए, मोदी जी का भी डर निकाला जा रहा है, क्योंकि अगर मोदी जी डरे होंगे तो वो इस लोकतंत्र को डराने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री का इस देश को चलाने वाले व्यक्ति का निडर होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर देश को चलाने वाला व्यक्ति राजीव जी डरा हुआ होगा तो निश्चित तौर पर देश को चलाने की कोशिश करेगा। तो उनको यही कहा जा रहा है कि आप भी डरिए मत, निडर होकर के सरकार चलाइए, जितने दिन तक चलनी है, 10 दिन चले, 5 दिन चले, साल भर चले, 6 साल चले, 5 साल चले, जो भी चले, लेकिन आप निडर होकर के सरकार चलाइए और निडर होकर के आप काम कीजिए। आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का इतना दबाव है कि आपको जो हर समय 24 घंटे आप लगे रहते हैं प्रचार में ही, तो आप थोड़ा आराम कीजिए, उम्र भी आपकी हो रही है। कल बिरला जी ने बताया भी था लोकसभा में कि प्रधानमंत्री जो है वो काफी उम्र दराज हो गए हैं, वो चुकते हैं बिरला जी उनके सामने। तो जब लोकसभा स्पीकर बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री उम्र दराज हो गए, तो प्रधानमंत्री को आराम भी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में दूसरे लोगों को आने का रास्ता नहीं। भाई, जो भारतीय जनता पार्टी ने लालकृष्ण आडवाणी के साथ किया, या बलराज मधोक के साथ किया जनसंघ ने, या गोविंदाचार्य के साथ किया, संजय जोशी के साथ किया भारतीय जनता पार्टी ने, उस तरह की चीजें और लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी में ना हो, तो मोदी जी रास्ता छोड़े। बहुत अच्छे लोग हैं जो मोदी जी से ज्यादा भाई ज्ञानमान है। निशिकांत को मोदी से बहुत ज्यादा ज्ञानमान है। देखिए, बाबा निकाल करके संविधान की किताब ले आते थे, बाबा बताते थे वो कि देखिए ये कानून है, ये कानून है, ये कानून है, ये रूल बुक है, ये रूल बुक है, ये सब बताते थे। तो निशिकांत में मोदी जी से ज्यादा राजीव जी ज्ञानमान है, उनको थोड़ा रास्ता दिया जाए। इस तरीके से अमित शाह जी बहुत आकर के आ गए थे, उनको रास्ता दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रास्ता खाली करने भारतीय जनता पार्टी में उनसे अच्छे बहुत लोग होंगे, मुझे लगता है ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चीजें चल रही होंगी, तो उनको दूसरे लोगों को रास्ता देना चाहिए। बुजुर्ग वैसे भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जल्दी से प्रशांत टंडन जी, उस समय आप अपनी बात रख रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी, नेट थोड़ा चला गया था, प्लीज। और आप जो बात कह रहे थे उसमें मणिपुर की बात आप कह रहे थे कि मणिपुर का जिक्र नहीं किया, नीट की बात जरूर रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और मणिपुर में इस बार दोनों सीटें जो हैं वो कांग्रेस वहां से जीत के आई है, और वहां के सांसद ने कल एक शानदार भाषण दिया था, आप लोगों ने सुना होगा उस भाषण को भी। जरा अपनी बात आगे बढ़ाइए प्रशांत जी। जी, मैं मणिपुर की बात कर रहा था कि मणिपुर में अभी तक हिंसा चल रही है, प्रधानमंत्री वहां गए नहीं और लगातार नारे लगते रहे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी उसकी चर्चा हालांकि थी, लेकिन वो बहुत ही टच एंड गो की तरीके से थी। और लेकिन प्रधानमंत्री उस पर मणिपुर में भी खामोश रहे, तमाम मुद्दों पे वो खामोश रहे। दूसरा जो सीरियस मुद्दा है, सीरियस बात है, अभी अनिल जी भी बात कर रहे थे, देश का प्रधानमंत्री इस देश की लोकतंत्र की सबसे बड़े मंच पर शोले फिल्म का बसंती और मौसी का प्रकरण सुनाएगा। ये स्तर है प्रधानमंत्री का। ये तो सोचना पड़ेगा ना, कि इनके समर्थकों को सोचना पड़ेगा कि आप वहां पे
शोले, मौसी, बसंती, ये किस्से आप देश की पार्लियामेंट के सामने कह रहे हो। ये और फिर आप कहते हो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट में ये होता है। राहुल गांधी की बात आपको नागवार गुजरी, लेकिन राहुल गांधी ने क्या इस तरीके की कोई हल्की बात की वहां पे खड़े होके? आपके राजनीतिक विरोधी हैं वो, तो वो राजनीतिक विरोधी अपने तर्क रखेंगे। भाषा की शैली भी है। ये जो नई शैली है भाषा की मोदी साहब की, क्या आप किसी को कह रहे बालक बुद्धि? इस तरीके के शब्द बालक बुद्धि, बुढ़ा, सनकी, पागल, ये संसद के शब्द नहीं है। नहीं। कल को इस तरीके के शब्द इस्तेमाल होंगे तो आप क्या करेंगे? संसद में तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता नहीं है। और एक जो बात देखिए, वहां से अभी आज के और 2 दिन के संसद के निकल कर आई है, वो निकल कर ये आई कि सबसे बड़ा वैचारिक हमला आरएसएस पे हुआ है, भारत की संसद से हुआ है, और उसका जवाब नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है। ये अब रहेगा, ये यहाँ से लड़ाई अब आगे जाएगी। देखिए, अयोध्या की हार एक राजनीतिक हार थी, वैचारिक हार भी थी, लेकिन इतनी बड़ी वैचारिक चुनौती अगर आरएसएस को, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी दे रहे हैं, उसका जवाब अगर आप नहीं देंगे, उसका जवाब बसंती नहीं है, उसका जवाब मौसी, शोले, अमिताभ बच्चन नहीं है। उसका जवाब आपकी अपनी विचारधारा का एक्सप्लेनेशन होता कि जो आप देते वो आपने दिया नहीं। तो ये जब आप किसी का जवाब नहीं देंगे तो जो उसका सवाल है वो जनता के बीच में रहेंगे। तो और जो महत्वपूर्ण बात इन 2 दिन से निकल कर आ रही है वो ये निकल कर धमकी की बात है। धमकी तो अब देंगे तो सरकार में है, वो तो फिर जो करना होगा करेंगे। फिर अदालतें हैं, मीडिया है, तमाम संसद है, दूसरे और प्लेटफॉर्म्स हैं। उस तरीके की धमकी को वो कोई आप सिंगोल वाले राजा महाराजा नहीं है ना कि आप जो कह देंगे वो हो जाएगा। ठीक है, इनकी धमकी को लोग गंभीरता से लेंगे क्योंकि आप पीछे भी एजेंसियों का दुरुपयोग करते रहे हैं, लेकिन आप इस देश के महाराजा नहीं हैं। ये देश तो संविधान और रूल और लॉ से चलेगा। जो बात, मूल बात है राजीव जी, वो ये है कि ब्रांड मोदी पार्लियामेंट से हताहत होकर निकला है। राजनीतिक रूप से बैसाखियों पर है, लेकिन अभी ब्रांड भी बैसाखी पे ही है। और जो कुछ हो रहा है संसद में और संसद के बाहर, उसकी जिम्मेदारी वो ले या ना लें, लेकिन उसका खामियाजा जरूर टीडीपी और जेडीयू को मिलेगा। राजनीतिक रूप से उनको इनका खामियाजा बर्दाश्त करना पड़ेगा। या तो वो ये तय कर ले कि भाई हम आरएसएस के साथ हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार तय कर रहे कि वो आरएसएस के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप साथ में हैं, और फिर आपका वोट बैंक और सब चीजें उसी हिसाब से जाएंगी। लेकिन अगर आप साथ में नहीं हैं और आरएसएस पे हमला हो रहा है और आप खामोश हैं, तो आपको माना जाएगा कि आप एक तरफ है, उसका नुकसान इनको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार केवल सत्ता में भागीदारी की बात नहीं है, केवल समर्थन नहीं है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का वैचारिक समर्थन भी है नरेंद्र मोदी को। तो अगर वैचारिक समर्थन नहीं है तो वो बोलना चाहिए उनको, और वैचारिक समर्थन है तो आपका एक पॉलिटिकल रास्ता है, उसके नफे नुकसान है। जी राजू।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैचारिक समर्थन की बात और नरेंद्र मोदी की बात जहां तक हम कर रहे हैं तो बहुत सारे सवाल उभर के आते हैं। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं शकील जी। शकील जी से पहले स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। और शकील जी ज़रा आपसे एक कमेंट ज़रूर और लेना चाहूँगा। क्या था आज, क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है, राहुल गांधी से भी सुबह भी, लेकिन जो राहुल गांधी ने एक्सपंज वाली जो बात चिट्ठी लिखी है उस पर कोई जवाब है या ये चिट्ठी आई गई हो गई? जी, वो चिट्ठी का तो अभी तक कोई जवाब नहीं है और आमतौर पे ऐसी चिट्ठियों का जवाब आता नहीं है। मगर राहुल को जो कहना था वो राहुल ने देश से कह दिया। राहुल ने सबको बता दिया कि इनके एक्सपंज करने से कोई चीज एक्सपंज होती नहीं है। जो सच्चाई है वो ये है। देखिए है क्या कि मोदी जी जो है वो अपनी अनुकूल पिच पर बैटिंग करने के आदी हैं। मोदी जी को कल के बाद से यह कहना चाहिए कि इस लोकसभा चुनाव के बाद से जो प्रतिकूल पिच मिल रही है तो मोदी जी जो है लड़खड़ा गए हैं। मोदी जी कल जो है राहुल का विरोध करने के लिए उठे। आमतौर पे प्रधानमंत्री इंटरवीन करते हैं, अच्छी बातों में करते हैं, उस बात को कहीं आगे बढ़ाते हैं, कहीं जोड़ते हैं, लेकिन वो इस तरह की आधी अधूरी बात कहने के लिए नहीं उठते हैं। राहुल ने जो कल कहा है वो इतनी मजबूती के साथ कहा है और वो इतनी दूर दूर तक चला गया है कि उसका जवाब देना इनको मुश्किल पड़ रहा है। हालांकि इनके पास मीडिया है और बहुत ताकतवर मीडिया है और मोदी जी को उसी का भरोसा है, एक अपने मीडिया का और दूसरे उनके सोशल मीडिया का जो उनका आईटी सेल चलाता है। और इसको कम करके नहीं आंकना चाहिए किसी को भी, खासतौर से कांग्रेस को। कांग्रेस समझती है कि वो इनका जवाब दे रही है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में हम वही पढ़ते हैं जो हम चाहते हैं, आता भी वही है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कहीं और जगह हो। लेकिन उसके अलावा 80% 90% दुनिया वो होती है जो हम आमतौर पे नहीं पढ़ते और वो दूसरे लोग पढ़ते हैं। तो मोदी जी जो है उसी के भरोसे पे इतनी बात करते हैं। उन्हें मालूम है कि वो कुछ भी कहेंगे और मीडिया आग लगा देगा, मीडिया उसको दिखाएगा जी। और इसी के भरोसे आज उन्होंने ये सारी बातें कही, सच्चाई से अलग कि अंबेडकर के साथ ये किया, जगजीवन राम जी के साथ ये किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, वो ये नहीं बताएंगे। और अफसोस ये है कि कांग्रेस भी कभी नहीं बता पाती कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाने से इनकार कर दिया। मुकाबले में कांग्रेस की प्रत्याशी थी और वो भी नेहरू जी की भेजी हुई सुमित्रा जोशी, बलरामपुर की बात है। लेकिन नेहरू जी ने क्या कहा कि मुझ पे जोर मत डालिए वहां जाने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी संसद में, लोकसभा में विदेशी मामलों में अच्छा बोलते हैं। कितनी बड़ी बात है। आज ये लोग सोच सकते हैं ऐसा? ये शब्द हैं नेहरू जी के कि लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी विदेशी मामलों में अच्छा बोलते हैं, जानकार हैं। मुझ पर जोर मत डालिए, अपनी पार्टी से कह रहे हैं वो कि मुझ पर प्रेशर मत डालिए इस बात का। और ये कह रहे हैं कि ऐसा किया वैसा किया। अरे संविधान जो बना था उसकी संविधान का अध्यक्ष जो है, कमेटी का अध्यक्ष जो है, नेहरू जी ने ही तो बनाया था बाबा साहब अम्बेडकर को। किसने बनाया था? अम्बेडकर को जो बनाया था वो कांग्रेस ने बनाया था। मंत्रिमंडल में अपने शामिल किया था नेहरू जी ने, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी शामिल किया था। किसने किया था वो? तो ये सब बातें इसलिए कहने की हिम्मत पड़ती है कि वो कहते हैं ना कि वो एक फिल्म के डायलॉगों की बात हो रही है तो हम भी कर दें, आमतौर पे करते नहीं है, कि वो शायद किसी फिल्म में था कि मेरे साथ मां है, तो वो कहते हैं कि मेरे साथ मीडिया है। जी, मेरे साथ मीडिया है, और सिर्फ मीडिया ही नहीं है, सोशल मीडिया भी है। देखिए ये आईटी सेल के जो व्हाट्सएप मैसेज होते हैं सुबह से आना लोगों के पास शुरू होते हैं और इसी के आधार पे वो लोग बहसें करते हैं, इसी के आधार पे वो लोग लड़ते हैं और उसी के आधार पे वो सारी कार्रवाई करते हैं।
बिल्कुल बोलते हैं, जो राहुल ने भी एक बार कहा था कि इनका जो प्राण है, इनकी जो जान है जिस तोते में है, वो तोता बताया था। लेकिन हमें हमेशा से लगता है, पहले भी कह चुके हैं, कि वो तोता जो है बीजेपी का, आरएसएस का और कोई नहीं है, मीडिया है। वो मीडिया है। जिस दिन से मीडिया इनको दिखाना बंद कर देगा, अगर ये मीडिया, आप कल्पना कीजिए, सोचिए, इसी चुनाव में अगर ये नहीं फैलाता है कि 400 पार, मोदी जी को इतना बहुमत मिल रहा है, इतनी सीटें आ रही हैं, ये जो आया है 240, ये भी नहीं आता, ये 200 के नीचे रह जाते। जी, ये मीडिया की मेहरबानी है कि जो इसके और इतनी सीटें आ गई। और जो राहुल ने कहा, आपकी आवाज थोड़ी देर जा रही है जी। राहुल ने कहा, ठीक है, जी जी बिल्कुल ठीक, हेलो, जी जी ठीक, राहुल ने कहा कि वाराणसी से बच के निकले, बड़े स्टाइल में कहा था कि बच के निकले। तो वो सही है कि अगर ये माहौल पहले से बन जाता, और इसमें खुद विपक्षी पार्टियों का भी थोड़ा सा वो है कि उनमें भी हिम्मत नहीं दिखाई, और ये लास्ट तक कहते रहे कि नहीं, वहां जीतना मुश्किल है। और राहुल ने बाद में कहा भी कि अगर प्रियंका लड़ जाती तो, बहन लड़ जाती तो। खैर, तो ये मीडिया और ये सोशल मीडिया इनकी जान है, यही इनकी ताकत है, बाकी और कुछ नहीं है। कल भी देखा हमने वहां पे लोकसभा में कि बीजेपी के लोग भी अब मोदी जी के साथ खड़े नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उस आदमी उसके साथ खड़ा होता है जो नेता खुद हिम्मत दिखाता है। राहुल हिम्मत के साथ खड़े होते हैं, तो कल राहुल के साथ कौन खड़ा था? टीएमसी वाले, राहुल के साथ सपा वाले, पूरा इंडिया गठबंधन साथ में खड़ा हुआ था उनके। तो यह है कि अब आज उन्होंने लोकसभा अपनी खत्म कर दी है, कल राज्यसभा भी हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो समझते हैं कि ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मामला जो है, ये हमें लगता नहीं है कि अब खत्म होने वाला है। देखिए, राहुल ने जो बोला वो तथ्यों के ऊपर बोला, और इन्होंने जो बोला वो राहुल का मजाक उड़ाने के लिए बोला। ये कहना कितना हास्यास्पद है कि राहुल रो रहे हैं, राहुल एक बच्चे की तरह है जो ये बता रहे हैं। अरे ये तो आपने किया था पंजाब में कि बोल देना अपने मुख्यमंत्री से कि मैं बच के जा रहा हूं। अभी प्रियंका गांधी ने कहा था इसी चुनाव में कि हर भाषण में ये कहते हैं कि मुझे इतनी गालियां मिली, मुझे इतनी गालियां मिली, अपनी गालियां गिनते हैं। अरे राहुल ने तो वास्तविकता बताई थी कि 55 घंटे मुझसे पूछताछ की और आई एंजॉय इट। ये राहुल के शब्द थे। राहुल कहां रो रहे हैं? कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा सत्य है कि बच्चा रो रहा है। राहुल क्या कह रहे थे? कल सबने सुना, आप चाहे तो बाइट भी दिखा सकते हो, अंश भी दिखा सकते हो। राहुल कह रहे थे कि मैंने इसको एंजॉय किया, और उसके बाद जो अफसर थे उन्होंने कहा कि राहुल जी, उन्होंने कैमरा ऑफ किया, पहले तो पूछताछ करने वाले इंट्रोगेशन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, और इंट्रोगेशन ही है, इंट्रोगेशन पूछताछ से भी खतरनाक शब्दावली है। तो उन्होंने कहा कि राहुल जी, आप तो चट्टान की तरह डटे हुए थे जी, आप तो न डरे न हिले। तो राहुल ने कहा सत्य है, जो सच है बोल रहा हूं मैं क्यों डरूंगा, मैं क्यों हिलूंगा? हिले और डरे वो तो। अब ये सारे आरोप लगाते हैं, हम बोलना नहीं चाहते सारी बातें कि राहुल के में चल रहे हैं, राहुल बेल पे हैं। अरे भाई, राहुल के ऊपर कोई स्नूपिंग कांड का आरोप नहीं लगा, जरा समझ लीजिए बात को। ये सारे मामले वो है जो राजनीतिक कारणों से आपने लगाए। राहुल ने खुद बोला कि 20 से ज्यादा मामले मेरे ऊपर लगा दिए गए हैं, आज गिना रहे थे जी। स्नूपिंग कांड जैसा आरोप नहीं लगा। बहुत गंभीर आरोप होता है ये स्नूपिंग कांड। तो जब मुख्यमंत्री थे तब लगा था, इससे गंभीर आरोप क्या होगा? तो आज जो वो चेतावनी दे रहे थे, वो धमकी दे रहे थे, वो तो 2014 से करते रहे। जाने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, जाने कितने लोग गिरफ्तार आज जेल में हैं। अभी कल ही तो इसको मेधा पाटकर को सपोर्ट दे जी, उससे पहले अरुंधति राय के ऊपर वो मामला चलाया है इन्होंने, देशद्रोह का। कितने लोग गिरफ्तार किए। तो ये इतनी सारी बातें हैं, इसलिए जो वो करना होगा वो करेंगे, वो उसको मानेंगे नहीं। लेकिन राहुल ने कल ये बता दिया, विपक्ष ने कल ये बता दिया कि अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये सब करना आसान नहीं होगा। जी,
बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। समय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन जल्दी जल्दी छोटा छोटा कमेंट लेना चाहूँगा आप लोगों से। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपसे चूँकि पहली दफ़ा भी आज जुड़े हैं आप, आपसे ज़रूर समझना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल या राहुल से लेकर नरेंद्र मोदी तक की हम बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के कल के भाषण को आपने देखा, आज नरेंद्र मोदी के भाषण को देखा, और यहाँ से क्या तस्वीर आपको दिखाई देती है आगे की? क्या कुछ आप देखते हैं? 5 साल ये सरकार चलती है कि नहीं चलती है तो बाद की बात है, लेकिन अभी इसी महीने फिर से सेशन शुरू होगा, जो मानसून सेशन की शुरुआत होगी, जहाँ तक मुझे ध्यान है 22 जुलाई से ही है इसकी शुरुआत, इसी महीने। लेकिन उससे पहले आज तक जो कुछ हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया? राजीव जी, मैं आज दिन में पहली बार नहीं जुड़ा हूं, मैं दोपहर में था बुशरा जी के साथ जी। और हाँ, आपके साथ पहली। लेकिन मुझे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना है कि उन्होंने आप हम सबको सही साबित किया। मैं जिस वक्त बुशरा जी से बात कर रहा था उसके बाद उनका भाषण शुरू हुआ। मैंने ये संभावना जताई थी कि प्रधानमंत्री जी नेहरू, इंदिरा गांधी आपातकाल से होते हुए राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाएंगे। तो धन्यवाद मोदी जी, जैसा हमने संभावना जाहिर की थी डीवी लाइव पर, वैसा का वैसा उन्होंने भाषण दिया। आपने राहुल गांधी से लेकर आज नरेंद्र मोदी जी के भाषण तक की मीमांसा करने को कहा है। मोदी जी का आज आत्मविश्वास हिला हुआ था, वे विषय पर बात नहीं कर रहे थे, और इसका श्रेय कल के राहुल गांधी के भाषण को जाता है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। तो कल एक टूटी हुई कश्ती जिसका नाम कांग्रेस है, जिसके नेता राहुल गांधी हैं, कल वे जिस तरह सदन में तूफान को टक्कर दे रहे थे, तो आज तूफान सर उठाना भूल गया था। वे प्रधानमंत्री होते हुए राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जवाब देना था उन्हें, धन्यवाद भाषण था, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ मिनट, 2 या 3 मिनट राष्ट्रपति के भाषण में से उन्होंने कुछ अंश अपने भाषण में समाहित किए। तथ्यात्मक भूलें उसमें कितनी थी? उन्होंने कहा आजादी की बात से लेकर अब तक कांग्रेस सेना को कमजोर करने का काम कर रही थी। जिस देश की सेना ने पाकिस्तान को 3-3 युद्धों में हराया हो, 1948 से लेकर करगिल तक, जिस देश की सेना ने दुनिया के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण कराया हो, दुनिया का भूगोल बदल दिया हो, एक देश के 2 टुकड़े करके नया देश बना दिया हो, उस पार्टी की सरकार पर आप ये आरोप लगाएं कि उसने सेना को कमजोर करने का काम किया। उनके भाषण में कई और ऐसे आपत्तिजनक शब्द थे। एक का उल्लेख प्रशांत जी ने अपने ट्वीट में किया है कि उन्होंने 25 बार झूठ शब्द का इस्तेमाल किया था, जबकि झूठ शब्द असंसदीय है। देखते हैं आज आधी रात को 2 बजे वो शब्द हटता है कि प्रधानमंत्री के भाषण में से। और अनेक ऐसे शब्द थे। फिल्म की बात हो गई, फिल्म की डायलॉग डिलीवरी की, लेकिन आज का प्रधानमंत्री जी का भाषण प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल नहीं था। देश और पूरा समाज उनसे उन सवालों के उत्तर चाहता था जो पिछले 2 दिन में विपक्ष ने, प्रतिपक्ष के नेताओं ने उनके सामने रखे थे। आधे वाक्य में उन्होंने नीट का उल्लेख किया, मणिपुर का उल्लेख मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री के भाषण में नहीं हुआ, राष्ट्रपति जी के भाषण में था। तो कुल मिलाकर आज का प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं था, राष्ट्रपति के भाषण में भी नहीं था। हाँ, उत्तर का जिक्र नहीं था, मणिपुर का जिक्र नहीं था। तो आज इस देश के सामने जो सबसे बड़े सवाल हैं, उनको तो प्रधानमंत्री एड्रेस कर नहीं रहे थे। वे बच्चों की बाल कहानियां सुना रहे थे। 5 बार के सांसद नेता प्रतिपक्ष के बारे में खिल्ली उड़ाते हुए उन्हें बालक बुद्धि कह रहे थे। ये पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। बहुत खेदजनक था प्रधानमंत्री का आज का भाषण। लेकिन प्रधानमंत्री जी हर बार उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और हर बार एक पायदान और नीचे उतर जाते हैं। अगला सत्र जो आप कह रहे हैं 23 जुलाई से फिर शुरू होगा, जब भी शुरू हो, हम देखेंगे शायद इस सीढ़ी से भी और नीचे उतरने का उपक्रम वे जरूर करेंगे। कुल मिलाकर देश के लिए अब चिंताजनक है प्रधानमंत्री के इस तरह के भाषण, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए भी अच्छे नहीं है।
जी राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 22 जुलाई से फिर से शुरू हो रहा है मानसून सत्र और फिर वहाँ हम एक शोर शराबा और बहुत कुछ देखने वाले हैं उस सत्र में। लेकिन उससे पहले ये जो सत्र आज लोकसभा का बीत गया है और उस सत्र के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, उस भाषण पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा चर्चा राहुल गांधी की क्यों हो रही है, इसकी चर्चा भी हम यहाँ कर रहे हैं। जल्दी जल्दी एक क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जरा जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी, क्यों राहुल गांधी यहाँ छाए रहे, कारण क्या है? यही सवाल मैं हेमंत जी के पास भी लेकर आऊंगा। लेकिन पहले प्रोफेसर रविकांत जी, राहुल गांधी क्यों छाए रहे? देखिए राजीव जी, आज मोदी जी ने एक डायलॉग बोला शोले फिल्म का, मौसी जी का उन्होंने जिक्र किया, तो मैं भी जरा शोले का ही जिक्र कर देता हूं और आपके सवाल का जवाब उसमें निहित होगा। गब्बर सिंह सांभा से पूछता है कितने आदमी थे? सरदार 2, और यहां तो एक था जिसने पसीने छुड़ा दिए मोदी जी के। कल एक अकेला व्यक्ति, और उसने इन गब्बर सिंह को, और वो सांभा और 2-4 लोग थे वहां आसपास बैठे हुए, उन्होंने कई बार हस्तक्षेप भी किया। लेकिन असल में जहां जहां राहुल गांधी ने चोट की, उसी जगह पर, उसी नब्ज पर कि जहां वो तिलमिलाए, चाहे वो हिंदू धर्म का मामला हो, चाहे नीट का सवाल हो, मणिपुर का सवाल हो, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का हो, दलितों का हो, आदिवासियों की बात हो, इन तमाम मसलों पर राहुल गांधी ने कल कलई खोली है पूरी तरीके से। और यही वजह है कि आज स्पीकर भी नाराज और उनके बॉस भी नाराज। तो ये हाल तो पार्लियामेंट का है, अब वो नहीं चलेगी। लेकिन अब राहुल गांधी चाहे पार्लियामेंट में रहें और बाहर रहेंगे तो वहां भी लोगों की बात करेंगे। ये घबराहट इसीलिए थी। जी 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 बिल्कुल। हेमंत कुमार जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं समझता हूं कि ये राहुल गांधी ने जो कहा, वो एक तरह से विचारों की तलवार भाज रहे थे, और उस तलवार से प्रधानमंत्री जी तो व्यक्तिगत रूप से लहूलुहान हो रहे थे। स्पीकर महोदय, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोगों को ये लग रहा था कि तलवार की वो जो वैचारिक तलवार की जो धार है उन पर वो बहुत गहरे चोट कर रही है। इसीलिए वो इतने आहत थे कि कल लग रहा था कि जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं कि गर्दा उड़ा दिया, तो वो गर्दा ही एक तरह से उड़ा रहे थे राहुल गांधी, और इनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। ये स्पीकर महोदय तो मुस्कुराना भूल गए हुए थे। लग ही नहीं रहा था कि, उनको लग रहा था कि यार कहां हमको फंसा दिया यार, ये बिना मतलब को इस कुर्सी पर इस पर बिठा दिया, इससे मुक्ति मिल जाए। तो ये भाव था। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को आप देखते तो लगता था कि दोनों कनखियों से एक दूसरे की ओर देख रहे हैं और कह रहे कि ये क्या हो रहा है। तभी तो अमित शाह संरक्षण मांग रहे थे स्पीकर से। लेकिन एक बात और मैं कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि ये राजीव जी, ये गरिमा के गिरावट का सबसे बड़ा दौर चल रहा है। राष्ट्रपति महोदय ने अपनी गरिमा जिस तरह से गिराई दही खिला करके नरेंद्र मोदी जी को, स्पीकर महोदय जिस तरह से पक्षपात करते हुए साफ साफ दिख रहे हैं, सभापति महोदय जिस तरह से साफ साफ दिख रहे हैं, वो विनय तो इतना प्रदर्शित करते हैं कि लगता है कि उनके इतना विनयशील आदमी कोई दुनिया में हुआ ही नहीं है। लेकिन इतने अधिक बेईमानी वो कर रहे हैं जो पूरी दुनिया देख रही है। वो सरकार के स्पोक्समैन की तरह सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे बेईमानी के दौर में ये विपक्ष के सामने, कांग्रेस के सामने चुनौती है कि आपको इनके खिलाफ सड़कों पर भी मोर्चा खोलना पड़ेगा। संसद में तो जो लड़ाई चल ही रही है, आपको पूरी रणनीति बना करके क्योंकि घेरना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने जो 3 कानून लेकर के आए हैं, वो धमकी जो दे रहे थे, उस धमकी में दम है। वो फंसाएंगे लोगों को, जेल में डालेंगे। ये दौर शुरू होगा। इसलिए इनके खिलाफ लड़ाई सड़कों पर भी होगी और सड़कों पर ही मैं इस बात में भरोसा करता हूं कि इस देश में बहुत सारी चीजें जो है, वो इस देश का मुस्तकबिल जो है वो सड़कों पर भी तय हुआ है कई दफे। और इसलिए मुझे लगता है कि ये विपक्ष को इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अनिल सिन्हा जी, गर्दा उड़ा दिए इधर राहुल गांधी, लेकिन दूसरी तरफ आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने देखा क्या राहुल गांधी को पानी पीते हुए कल जब वो भाषण दे रहे थे? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी ने एक घूंट भी पानी पियो। लेकिन हमारे एक साथी पूछ रहे हैं, मेघवाल जी हैं
कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ रहे हैं कि क्या कोई बता सकता है कि कितनी बार नरेंद्र मोदी ने आज पानी पी है? शकील अख्तर जी बता सकते हैं। शकील जी बताइए जरा, कितने बार पानी पी रहे थे? राहुल करीब 2 घंटे बोले हैं कल। राहुल पी रहे थे, राहुल ने पानी पिया। 2 घंटे पानी पीना कोई ऐसी बहुत खास बात नहीं है, हम लोग मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल कर देते हैं उसको। राहुल ने भी पानी पिया था। राहुल ने भी पिया था। चलिए, आप चूंकि सदन में थे इसलिए ये ज्यादा जरूरी है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी बार बार पानी पी रहे थे, इसलिए यहाँ ये सवाल उठता है। और गिनना पड़ेगा कि कितनी बार उन्होंने बालक बुद्धि कहा, कितनी बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, कितनी बार पानी पिए, ये सब तो काउंट होना ही चाहिए। अनिल सिन्हा साहब, देखिए, मैं एक दूसरी चीज कह रहा हूं कि एक हीरो जो सबसे बड़ा हीरो है इस पूरे संसद जो पूरी है, वो है अवधेश पासी। अवधेश पासी के आने के बाद अयोध्या भूल गया, बीजेपी भूल गया। अब पूरे भाषण में जो है वो उसकी चर्चा नहीं की उन्होंने। हमको तो नहीं ध्यान में आता, मैंने पूरा भाषण सुना, अगर मिस हो गया होता है। पूरे भाषण में अयोध्या भूल गए। जगन्नाथपुरी का नाम लिया उन्होंने, लेकिन अयोध्या भूल गए। उस शख्स ने उसने इनको अयोध्या भुला दिया। ये बात नोट करने लायक है। बाकी सब तो अपना राहुल और इनका जो हुआ है, ये जो प्रहार अखिलेश ने अवधेश पासी के जरिए जो किया है, वो बहुत ही मतलब ऐतिहासिक है। इसको पूरा ध्यान में देने का, एकदम पूरा छत विछत है। उसका जवाब नहीं है उनके पास। अयोध्या की तो चर्चा ही मतलब नाम ही नहीं लिया, जो कि वो बताते थे पिछले बार। आपको याद होगा कि उन्होंने प्रस्ताव पारित कराया था कि हमने जो अनुष्ठान किया है उसके लिए उनको देव ने मतलब उन्होंने भगवान ने चुना, इसके लिए संसद में ही प्रस्ताव पारित करा दिया, कैबिनेट ने भी प्रस्ताव पारित कर दिया था। और बाद में तो बोल ही गए कि अच्छे जो है हम नॉन बायोलॉजिकल है। तो ये जो है उस अवधेश पासी एक बहुत बड़ा मतलब ये सब गेम चेंजर है। पूरी जो पॉलिटिक्स है कैसे बदल गई है। एक दूसरी बात है ये भी है, इंडिया जो एनडीए में वो कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा था, अन्ना वो उस एनर्जी दिख रही थी उधर, जो कि आपको इंडिया में जब राहुल गांधी ने जो रखा, एवं अखिलेश ने जो भाषण किया, उसमें जो कोऑर्डिनेशन महुआ ने और कल्याण बनर्जी ने तो समझिए कि सबसे मतलब लोकप्रिय ये किया, मतलब भाषण उनका था। तो वो जो कोऑर्डिनेशन उधर बहुत काफी मजबूत पक्ष आ गया है। और इधर इनकी हालत जो ब्रांड बोल रहे थे दरक गया है, वो ब्रांड की बहुत हालत खराब है। लेकिन उसका नतीजा हमको अभी चिंताजनक है। ये ध्यान रखिए, ये शख्स इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। जो आदमी बता रहा है आंकड़े दे करके कि हमको जनादेश मिला है, कोई भी आदमी अगर जरा भी विनम्रता होती तो बताता कि ये जो है इस बार लोगों ने हमको कम मत दिया है, हम जरूर प्रयास करेंगे कि अगली बार हमको बेहतर मिले। ये कोई विनम्रता नहीं, कुछ भी नहीं, झूठ को सच साबित करने की कोशिश और इतनी बार झूठ बोलना, तो ये चिंताजनक है। मैं नहीं मानता कि अभी स्टार्ट हुआ है, जिसको आप कहते हैं कि संघर्ष जो है अभी शुरू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। प्रशांत जी क्लोज कीजिए, क्लोजिंग। अनिल सिन्हा जी, जिस प्रकार के व्यक्ति मोदी जी हैं, इस प्रकार के लोग अपने आप नहीं जाते हैं। ये पूरी दुनिया का इतिहास है। दूसरी बात देखिए जो इम्पोर्टेंट है राजीव जी, कि मोदी जी ने जो 2 दिन में कमाया है वो ये कि जो मैं कह रहा था कि अपना ब्रांड जो है वो खराब करके निकले वहाँ से, बहुत बुरी तरह से हताहत होकर निकले। और राज्यसभा में जो हुआ, जिस तरीके से सभापति आरएसएस की तारीफ कर रहे थे चेयर में बैठकर, ये बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक है जी। कि किस प्रकार की स्वीकार्यता वो एक ऐसे संगठन को दे रहे हैं। लेकिन अब संसद के बाहर सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी विपक्ष को इस संसद के सत्र से अपनी ताकत का एहसास हो गया। उन्होंने देख लिया कि हमारी संख्या का मतलब क्या है, और उनको नए नारे भी मिल गए यहाँ से
जैसे मोदी जी ने ही, ओम बिरला ने दे दिया जय संविधान का नारा। जय संविधान का नारा चुनाव में नहीं लगा, ये ओम बिरला जी ने दे दिया नारा जब वो शशि थरूर के बाद टोका टाकी के दौरान। जी। राहुल गांधी ने जिस तेवर के साथ और जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ ये कहा है कि इसकी बाइट आप सुना रहे हैं कि ठेकेदारी नहीं है आरएसएस की, जी। न मोदी जी की, सारे हिंदू बीजेपी और आरएसएस के नहीं है। इस तेवर के साथ जो है बात नहीं निकल के आती अगर मोदी जी खड़े होके टोकते नहीं। राहुल गांधी का सामान्य भाषण निकल आता, लेकिन जिस तेवर के साथ बात निकली है और ये ठेकेदारी वाली जो बात आई, जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि आरएसएस की ठेकेदारी नहीं है हिंदू समाज, ये मोदी जी की वजह से आया। तो ओम बिरला और मोदी जी ने 2 नए नारे विपक्ष को दे दिए हैं, उसको अपनी ताकत का एहसास हो गया है। अब संसद के बाहर जो है वो राजनीति होगी इसी आधार पर। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत कुछ होना बाकी है अभी संसद के बाहर, क्योंकि संसद और उसमें भी जो उच्च सदन है, राज्यसभा है, वो कल आखिरी दिन है और कल दिन भर राज्यसभा में क्या कुछ होता है, क्योंकि वहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है जिस पर हमारी निगाहें नहीं थी या हम देख तो रहे थे, आप तक विश्लेषण के रूप में उन तमाम बातों को नहीं पहुँचा पा रहे थे। कल आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यसभा में भी बोलेंगे, उनकी बात भी हम करेंगे। और उससे पहले शुरुआत में एलओपी राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही हैं उस पर भी विश्लेषण करेंगे हम। कल पूरा का पूरा राज्यसभा पे फोकस होगा इसी चर्चा के दौरान जब 7 बजे आपके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले तमाम दिन भर घटनाक्रमों पर हमारी नजरें रहती हैं और ब्रेकिंग न्यूज लेकर हम आप तक पहुंचाते ही रहते हैं। तो इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप तमाम साथियों का, शकील अख्तर जी, प्रोफेसर रविकांत जी, हेमंत कुमार जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, अनिल सिन्हा जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए लगातार आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं और मेघवाल जी कह रहे हैं कि पूरे भाषण के दौरान मोदी खिसिया रहे थे और लोकसभा स्पीकर मुस्कुरा रहे थे, मगर राहुल गांधी के समय इनके माथे पर त्योरियां चढ़ी हुई थीं और डीजे डांस भी हैं। ये लिख रहे हैं मोदी जय श्री राम को भूलकर जय जगन्नाथ पर आ गए। विमला जी कह रही हैं ज्योति जी और विमला जी के बीच एक बहुत ही शानदार कन्वर्सेशन चल रहा है और दोनों की जो दोस्ती है बहुत ही अटूट दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों को कि कम से कम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक दूसरे को आप लोग समझते हैं, जानते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं और साथ साथ इस कन्वर्सेशन में, इस चर्चा में जो कुछ हो रहा है उस पर भी आप लोग कमेंट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम आप लोग समय तो निकालते हैं। MK हमारे साथ हैं और हमारे साथ माही यादव हैं, हमारे साथ ओमर अली हैं और हिरजी पटेल हमारे साथ में हैं, हमारे साथ फ्री मोशन